हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। अब ये जो वीडियो है वो 10th क्लास स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। कैसे होने वाली है? क्योंकि इन वीडियो में हम सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स करने वाले हैं मैथ्स के, जो बोर्ड में आने वाले हैं, अभी जो एग्जाम होने वाला है उसमें। प्लस क्वेश्चंस करने वाले हैं, जो क्वेश्चंस होंगे वो सभी से रिलेटेड होंगे, एनसीईआरटी से रिलेटेड, सीबीएसई से रिलेटेड, और कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन या कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो सभी के सभी होने। और ये जो क्वेश्चन होने वाले हैं, ये सिर्फ 120 क्वेश्चन होने वाले हैं। तो देखिए 120 क्वेश्चन में आप पूरी बुक कर सकते हैं। 120 क्वेश्चन के अंदर आप सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो 120 क्वेश्चन अगर आप करके जाते हैं तो आपकी जो प्रिपरेशन हो जाएगी, जो बोर्ड के एग्जाम में है, वो बहुत ज्यादा अच्छी होने वाली है। और इन्हीं में से सभी क्वेश्चंस आने वाले हैं, क्योंकि हर टाइप के, हर तरीके से हम क्वेश्चन इनमें लेने वाले हैं। तो इन वीडियो को आप देखिए। अभी जो वीडियो आने वाली है 3 पार्ट में आने वाली है। पार्ट नंबर फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, और मिनिमम 40 से 45 क्वेश्चंस होने वाले हैं एक वीडियो के अंदर। तो ध्यान दीजिए कि ये सभी की सभी आपको करनी है। ये सभी क्वेश्चंस आपको करने हैं, अच्छे से करने हैं। कॉन्सेप्ट भी बताए गए हैं, फॉर्मूले भी बताए गए हैं कि कौन कौन से फॉर्मूले यूज होने वाले हैं। और ये जो वीडियो है, ये इंग्लिश प्लस हिंदी वाले स्टूडेंट्स दोनों के लिए होने वाली है। ये सबसे बड़ा बेनिफिट है। तो जो हिंदी के जो क्वेश्चंस होंगे वो ग्रीन कलर से लिखे हुए हैं, बाकी जो इंग्लिश वाले क्वेश्चंस है वो व्हाइट कलर से। तो ध्यान दीजिए कि जो स्टूडेंट्स हैं वो इजीली इन क्वेश्चंस को कर सकता है। अगर आप इन क्वेश्चंस को करके जाते हैं तो आपके एग्जाम्स बहुत अच्छे होने वाले हैं। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। देखिए स्टार्ट, एक और चीज मैं बता देता हूँ। जो पहली वीडियो में है उसमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ एंड फिफ्थ चैप्टर, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ चैप्टर जो है वो आने वाला है। तो इस वीडियो के इस पार्ट को देखिए कि इसमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ और फिफ्थ में कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट होने वाले हैं और हमें वो क्वेश्चंस करके जाने चाहिए। तो इस तरीके से, तो सबसे पहले हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 1 के अंदर। तो चैप्टर नंबर 1 में सबसे पहले हम डेफिनेशन जानते हैं। कुछ ऐसी डेफिनेशन जो हमें पता होनी चाहिए, ताकि कोई अगर अलग से भी क्वेश्चन आता है तो हम वो इजीली कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं प्राइम नंबर। तो देखिए प्राइम नंबर का मतलब क्या होता है? प्राइम नंबर का मतलब ऐसे नंबर जो खुद की टेबल में आए या 1 की टेबल में आए। जैसे एग्जांपल लेते हैं 2, 3, 5, 7। तो ये जो नंबर है ये प्राइम नंबर होते हैं। उसी प्रकार उससे जो अपोजिट होता है उसे कहते हैं कंपोजिट नंबर। देखिए कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? कंपोजिट नंबर ऐसे नंबर्स जिनके मोर देन 2 फैक्टर्स। अगर फैक्टर्स की भी बात नहीं करूं, ऐसे नंबर जो खुद की टेबल में भी आते हैं और दूसरों की टेबल में भी आते हैं। जैसे 4 है, 2 की टेबल में भी आता है, 6 है, 2 की में भी आता है, 3 की में भी आता है। तो ये जो सारे के सारे नंबर्स होते हैं, ये कौन से होते हैं? कंपोजिट नंबर। देखिए इनसे रिलेटेड भी क्वेश्चन आ सकता है। वो पूछ सकते हैं कि स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर एंड स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर के बिटवीन एचसीएफ एंड एलसीएम निकालिए। तो इस तरीके से जो क्वेश्चन है वो आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर 2 या 2 से अधिक गुणनखंड अगर जिनके होंगे वो कंपोजिट नंबर है, अदरवाइज प्राइम नंबर है। देखिए उसके बाद नेक्स्ट है रेशनल नंबर। देखिए रेशनल नंबर का मतलब होता है, रेशनल नंबर का मतलब ऐसे नंबर जो पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखे जाए। पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखे, तो वो नंबर क्या होते हैं? रेशनल नंबर होते हैं। उसी प्रकार से इरेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जो बी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिखे जाते, या कह सकते हैं ये वाले नंबर, जैसे एग्जांपल √2, √3। ये जो नंबर है इनको अगर मैं डिवाइड करता हूँ, ये कंप्लीटली डिवाइड नहीं होंगे, ये आगे चलते रहेंगे। तो इस तरीके से जो इरेशनल नंबर है। उसके अलावा दो डेफिनेशन, ओड नंबर एंड इवन नंबर। तो इवन नंबर वो होते हैं जो 2 की टेबल में आते हैं नंबर, या 2 के डिविजिबल होते हैं, ये कह सकते हैं। अदरवाइज ओड होते हैं। तो इस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को, इन डेफिनेशंस को सीख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये डेफिनेशन समझ आ गई होंगी। अब बात करते हैं इस चैप्टर में और क्या-क्या चीजें सीखना है। तो सबसे पहले हम क्या सीखेंगे, इसमें एचसीएफ एलसीएम से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। दो टाइप के होते हैं। सिंपल वैसे क्वेश्चंस होते हैं जिसमें कैलकुलेट करना है, और एक वर्ड प्रॉब्लम। इसके अलावा √2 से रिलेटेड, √3 से रिलेटेड ये प्रूव करने वाले क्वेश्चंस बनते हैं। तो ये जो है दो टाइप के क्वेश्चंस बनने वाले हैं, एलसीएम एचसीएफ से रिलेटेड जो क्वेश्चन है, और √2 √3 से रिलेटेड। अब एक एलसीएम एचसीएफ का एक फॉर्मूला होता है, एलसीएम इनटू एचसीएफ इक्वल टू में प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। कि दो नंबर का प्रोडक्ट अगर हम करते हैं तो उनका एलसीएम एचसीएफ का जो प्रोडक्ट है वो भी सेम आता है। यहाँ पर जो एलसीएम है वो भी 2 नंबर का है, और एचसीएफ भी जो है वो 2 नंबर का। तो इनका प्रोडक्ट जो होगा, इनको जो गुणा करेंगे जब दो नंबरों को, तो वो भी क्या होगा? एलसीएम और एचसीएफ के बराबर होगा। अब देखिए क्वेश्चन करते हैं और क्लियर आपको समझ आएगा ये किस तरीके से चीजें बनती है। तो देखिए सबसे पहला जो क्वेश्चन आया है वो आया है कि बताइए फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ। देखिए इसमें एलसीएम और एचसीएफ के बारे में बोला है, इसे एलसीएम और ये एचसीएफ के बारे में बोला है। तो यहाँ पर तो दो नंबर है, सबसे पहले इनको लिखिए 2 नंबर इस तरीके से, और इनका एलसीएम निकालिए। देखिए अब एलसीएम निकालने के लिए, एचसीएफ निकालने के लिए सबसे पहले इनको क्या करना होगा? इनके फैक्टर्स निकालने होंगे। तो फैक्टर निकालने के लिए ऐसे एक टेबल बनाते हैं। अगर दोनों चीज कही है, एलसीएम एचसीएफ, तो दोनों अलग तरीके से बनाइए। अदरवाइज आप एक में ही दोनों को निकाल सकते हैं समय कम होने पर। तो यहाँ पर क्या होगा? इस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ आएगा 2, 46, 2, 23, यहाँ पर 2, 3। तो जो फैक्टर आने वाले हैं वो 2 इंटू 2 इंटू 23। उसी प्रकार से यहाँ पर 2, 2, 5, 5, 3, 8, 5, 5, 17, 17। तो यहाँ पर जो आएगा वो 2, 3, 5, 17।
और अगर मैं इन नंबर्स की बात करूँ तो इन नंबर्स में कैसे कर सकते हैं, जैसे 2 है तो यहाँ पर कितना आएगा 46 और यहाँ पर आएगा 255। इसके अलावा फिर दोबारा से 2, तो ये वाला नंबर डिविजिबल नहीं होगा, उसको ऐसे ही लिखेंगे। उसके बाद 3 से करते हैं तो यहाँ पर 23, तो यहाँ पर आ जाएगा नंबर 85। अब उसके बाद 5 23, तो यहाँ पर आ जाएगा 17। अब 17 से तो यहाँ पर 23 और 17 1 और यहाँ पर 23, यहाँ पर आया 1 1। तो देखिए जहां पर ये दोनों कॉमन जा चुके हैं, यही क्या होगा, इनका एचसीएफ होने वाला है। यहाँ पर 2 दोनों के डिविजिबल हो गए थे, तो ये चीज चेक करनी थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है, इसलिए आप इसको इस तरीके से लिख लें। अब हम क्या करते हैं, इनको पावर में लिख लेते हैं इस तरीके से। तो एचसीएफ निकालना है, पहले क्या निकालना है, एचसीएफ निकालते हैं। पहले क्या निकालते हैं, एचसीएफ। तो एचसीएफ निकालने के लिए क्या करना होगा, जो दोनों में कॉमन होगा, जो दोनों में कॉमन, जैसे इसमें 2 है, इसमें 2 है, इसमें 2 है, तो क्या एक और 2 है, नहीं, तो यही क्या होगा, इसका एचसीएफ होने वाला है। 23 भी नहीं है, 17 भी नहीं है, 5 भी नहीं है, तो इनका एचसीएफ क्या होने वाला है, 2। उसी प्रकार से एलसीएम की बात करें तो एलसीएम होगा इन सभी नंबर्स में जो हाईएस्ट पावर होगी उस नंबर की। तो यहाँ पर 2 की हाईएस्ट पावर कितनी है, 2, 23 की हाईएस्ट पावर 23, 3 की हाईएस्ट पावर 3, 5 की 5 और 17 की 17। अब इन सभी नंबर्स को आप मल्टीप्लाई कीजिए, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर जो नंबर आने वाला है वो आने वाला है 2 3 4 6 0। तो ये जो नंबर है आपका होगा एलसीएम। तो इस तरीके से हम इसका एचसीएफ और एलसीएम निकाल सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए इनमें सिर्फ 2 ही नंबर्स गिवन थे और इनका प्राइम फैक्टराइजेशन से यूज करके एलसीएम। अब के बाद 3 नंबर, तो कुछ नहीं करना, वैसे ही सेम तरीके है, 65 और यहाँ पर 117। तो यहाँ पर इनके फैक्टर करने हैं, तो 2 13, यहाँ पर 5 13, यहाँ पर 3 3 और 13। ये मैंने डायरेक्ट कर लिया है, आप वैसे टेबल बना के भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए सब में 13 कॉमन है, तो जो कॉमन है वही क्या होगा, एचसीएफ होने वाला है। और एलसीएम के लिए जो हाईएस्ट पावर है, तो यहाँ पर 2 की हाईएस्ट पावर कितनी है, 2, 3 की हाईएस्ट पावर 3 की पावर 2 और 5 की 5 और यहाँ पर 30। तो यहाँ पर आएगा 2 9 5 एंड 30। अब इनको सोल्व करना है, इनको मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई करना है इनको, तो देखिए मल्टीप्लाई करके क्या आता है, तो यहाँ पर आएगा 1170। देखिए कैसे आया 10 और यहाँ पर इन दोनों मल्टीप्लाई कर दिया मैंने 117। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ समझ आ गया दोनों क्वेश्चन। अगर 2 से है तो इस तरीके से निकालना है, 3 नंबर से तो इस तरीके से उनके एलसीएम एचसीएफ नहीं है। तो ये बेसिक क्वेश्चन है, 1 मार्क क्वेश्चन है, 1 मार्क्स में क्वेश्चन आने वाला है। तो देखिए अब अभी तक हमने नंबर्स लिए थे उनका एलसीएम निकाला था, मगर यहाँ पर जो क्वेश्चन है उनमें वेरिएबल गिवन है। अब वेरिएबल गिवन है तो वेरिएबल को किस तरीके से लिखना है, जैसे पहला नंबर है, ए नंबर है एक्स की पावर 3 और वाई की पावर 2 और बी नंबर है एक्स की पावर 1 और, तो देखिए एचसीएफ का मतलब क्या होता है, जो इनमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो सबसे ज्यादा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा। तो ध्यान दीजिए जो अगर कभी वेरिएबल आते हैं या कोई भी नंबर आते हैं जिनमें पावर सेम है, तो देखिए इनमें एक्स की पावर यहाँ पर 3 है और एक्स की, तो जो सबसे छोटी पावर होगी तो एक्स, इन दोनों में सबसे छोटी पावर कौन सी है, तो यही क्या होगा, इस नंबर का एचसीएफ होने वाला है। उसी प्रकार से अगर मैं एलसीएम की बात करूं तो एलसीएम किस तरीके से निकालना है, एलसीएम निकालना हाईएस्ट पावर। तो देखिए हाईएस्ट पावर कितनी है, एक्स की पावर 3 और y की पावर 3, तो ये क्या होगा, इस नंबर का एलसीएम होने वाला है। तो ध्यान दीजिए एलसीएम एचसीएफ इस तरीके से ज्ञात करने हैं। हिंदी वाले स्टूडेंट भी देखिए, अगर कोई भी वेरिएबल गिवन है, वेरिएबल सेम ही इसी प्रकार से गिवन होगा, वहां पर क्या करना है, सिर्फ एचसीएफ के अंदर हमें क्या करना है, जो सबसे छोटी पावर होगी वो वैल्यू लेनी है और एलसीएम के अंदर हाईएस्ट पावर लेनी है। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे। तो ये भी क्या होगा, 1 मार्क क्वेश्चन होगा। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन, यहाँ पर 2 नंबर्स आ रही है, जब भी क्वेश्चन में रेशियो में गिवन हो तो लेट कर लीजिए। तो लेट 1 नंबर 2x, अनदर नंबर 3x। अब क्या करना है, सबसे पहले इनका एचसीएफ निकालते हैं। तो एचसीएफ 2x 3x, तो इनका एचसीएफ जो आएगा वो x आएगा। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ 2x की, तो इसको 2 इंटू एक्स लिख सकते हैं और यहाँ पर 3x को लिख सकते हैं 3 इंटू एक्स। तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं इनका एचसीएफ। अब क्या करना है, हमें बोला है कि फाइंड एचसीएफ, तो आ चुका है एचसीएफ। अगर क्वेश्चन के अंदर एलसीएम की बात की जाए, अच्छा एलसीएम भी गिवन है मगर यहाँ x की टर्म में एचसीएफ है, अभी x की टर्म में एचसीएफ आया, तो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या करना होगा, मैंने एक फॉर्मूला बताया था, एलसीएम ऑफ 2 नंबर्स और एचसीएफ ऑफ 2 नंबर इक्वल टू में प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। तो यहाँ पर जो एलसीएम है वो हमें गिवन है 180, एचसीएफ हमने निकाला है x की टर्म में x और प्रोडक्ट का मतलब 2x इंटू 3x। तो यहाँ पर सोल्व करेंगे तो देखिए एक x से एक x कैंसिल, तो यहाँ पर आएगा 180 और यहाँ पर आ जाएगा 6x। तो x की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट हो जाएगी 30, तो जो ये x की वैल्यू क्या होगी, एचसीएफ होने वाली। तो एचसीएफ जो निकलने वाला है वो इस तरीके से। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो इस तरीके से करने हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ आ गए होंगे। देखिए मैंने हर टाइप के क्वेश्चन करा दिए, इसमें 2 नंबर्स होंगे, 3 नंबर होंगे, एचसीएफ एलसीएम कैसे निकालेंगे, क्वेश्चन में वेरिएबल होने वाला है तो किस तरीके से निकालेंगे, अगर क्वेश्चन के अंदर कोई रेशियो में चीजें गिवन है या एलसीएम गिवन है और एचसीएफ फाइंड आउट करना, इसी तरीके से अगर नंबर कोई एक मिसिंग है तो ये वाला फॉर्मूला आपको
यूज करना होगा। अगर यहाँ पर दो नंबर है, देखिए दोनों नंबर का प्रोडक्ट है, अगर ये नंबर ये गिवन नहीं है हमारे पास तो यहाँ से हम दूसरा नंबर भी निकाल सकते हैं। तो इस हिसाब से ये जो क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन है, ये बहुत ही मेन क्वेश्चन होने वाले हैं। तो ये चारों क्वेश्चन जो है 1 मार्क या 2 मार्क में आ सकते हैं। तो इन क्वेश्चंस को आप करके जाइए। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ आ गए होंगे। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर, देखिए इसकी हिंदी मिसिंग है, तो यहाँ पर सबसे बड़ा नंबर हमें बड़ी संख्या जो है वो ज्ञात करनी है। और यहाँ पर क्वेश्चन में क्या है, रिमाइंडर जो है हमें गिवन है। तो देखिए जब भी क्वेश्चन के अंदर रिमाइंडर गिवन हो तो क्या करना है, उस नंबर में से सबसे पहले रिमाइंडर को माइनस कर लीजिए। तो ये नंबर कुछ इस टाइप से होगा। उसके बाद 72 में से इस रिमाइंडर को भी माइनस कर दीजिए। तो ये नंबर कुछ इस टाइप से होगा। इसका मतलब है कि ये नंबर इस तरीके से माइनस होके पूरा परफेक्ट स्क्वायर या परफेक्ट किसी का डिविजिबल बनने वाला था। तो क्या करना है, ग्रेटेस्ट नंबर, सबसे बड़ी संख्या निकालनी है। तो जब भी सबसे बड़ी संख्या निकालनी है तो वहां पर एचसीएफ निकालना होगा। ये ध्यान रखना, जब भी क्वेश्चन में बड़ी संख्या पूछी गई, सबसे बड़ी संख्या का मतलब है उन दोनों में जो कॉमन पार्ट होने वाला है वो फाइंड करना। तो ये वाला जो नंबर होगा वो एचसीएफ होने वाला है। तो एचसीएफ कैसे निकालते हैं, देखिए फैक्टर करते हैं 84 का। तो 84 का फैक्टर होगा 7 2 2 3। देखिए इसका इस तरीके से आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। 42 2 21 3 7, तो इस तरीके से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद 70, तो यहाँ पर 2 5 एंड 7, इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखिए अब फाइंड आउट करना है तो यहाँ पर लिखना है 2 की पावर 2 3 और 7, यहाँ पर लिखना है 2 3 5 और 7। देखिए अब नंबर कौन सा है, 7 कॉमन है और एक 2 कॉमन है दोनों में। तो यही क्या होगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो यही क्या होगा, एचसीएफ होना है। तो 14 जो होगा इस क्वेश्चन का एचसीएफ होने वाला है। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ आ गया। तो अगर इस तरीके से क्वेश्चन आपके पास गिवन है तो क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन के अंदर आप पहले क्या करना है, रिमाइंडर को माइनस करना है, फिर वो नंबर फाइंड आउट हो जाएगा। अब उनके बीच में इसमें एलसीएम भी पूछ सकता था। आप अगर एलसीएम भी फाइंड आउट है तो आपके पास दो नंबर है, उनके फैक्टर्स हैं, सिर्फ हाईएस्ट पावर देखनी है और एलसीएम निकालना है। और लोवेस्ट पावर का मतलब है एचसीएफ निकालना, ठीक है। तो एलसीएम एचसीएफ इस तरीके से निकलेंगे। तो ये 5 क्वेश्चन है जो बिना वर्ड प्रॉब्लम वाले थे, वो इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, वर्ड प्रॉब्लम। तो इसमें क्या बोला है, नेशनल आर्ट कन्वेंशन। अच्छा देखिए ये इंग्लिश में और हिंदी इसकी नीचे अवेलेबल है। हिंदी वाले स्टूडेंट जो है वो इस क्वेश्चन को इस तरीके से यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। स्क्रीन को पॉज कीजिए और क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। और पीडीएफ जिस भी स्टूडेंट्स को चाहिए वो मुझे नीचे कमेंट कर सकता है, या फिर मैं आपको नीचे लास्ट में बता दूंगा कि किस तरीके से आपको इसकी पीडीएफ अवेलेबल होगी। तो देखिए सबसे पहले क्या है, क्वेश्चन को पढ़ना है। नेशनल आर्ट कन्वेंशन में रजिस्टर्ड किए गए स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने पार्टिसिपेट किया। तो 60 स्टूडेंट्स ऐसे थे जो इंटरेस्टेड थे म्यूजिक में। तो यहाँ पे लिखना है इंटरेस्टेड इन म्यूजिक, इंटरेस्टेड इन म्यूजिक 60 स्टूडेंट। और डांस में जो इंटरेस्टेड थे वो 84 स्टूडेंट्स थे। उसी टाइप से जो हैंडीक्राफ्ट में थे वो 108 स्टूडेंट थे। आगे क्वेश्चन बोला फॉर ऑप्टिमम कल्चरल एक्सचेंज मिनिमम नंबर ऑफ ग्रुप्स ऑफ ईच कंसिस्टेंट फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच ग्रुप, फाइंड द ग्रुप इन ईच आर्ट फॉर्म। तो देखिए सबसे पहले क्वेश्चन के अंदर ये बोला गया है कि मुझे मिनिमम नंबर ऑफ, देखिए क्वेश्चन में लिखा हुआ मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट ग्रुप्स सच दैट ईच ग्रुप कंसिस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स। तो मिनिमम नंबर जहां पे भी लिखा गया हो वहां पर क्वेश्चन में ये समझना है कि स्टूडेंट्स को हमेशा एचसीएफ निकालना होगा। क्या निकालना होगा, स्टूडेंट्स को एचसीएफ निकालना। तो अगर क्वेश्चन में मिनिमम नंबर ऑफ ग्रुप्स पूछा गया है, मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पूछा गया, तो एचसीएफ निकाल। तो एचसीएफ कितनी हुई, 60 84 और 108। तो यहाँ पे लिखना 60 80 84 है। यहाँ पे लिखना है 60 84 108। तो 60 का एलसीएम निकालना है सबसे पहले। तो 60 का जो एलसीएम आएगा वो आएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2 3 इंटू 1 और 5 की पावर 1। उसी प्रकार से यहाँ पर आएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। तो यहाँ पर आएगा 2 की पावर 2 3 की पावर 1 और इंटू 7 की पावर 1। तो यहाँ पर लिखना है 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। तो यहाँ पर आया 2 की पावर 2 और 3 की पावर 3। तो इस तरीके से हम सबसे पहले इनको फैक्टर करेंगे। फैक्टर करने के बाद एचसीएफ कैसे निकालता है अभी समझाया है कि सब में कॉमन। तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, 2 आ जाएगा। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पर 2 है, 2 आ जाएगा। यहाँ पे 3 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 है। देखिए मैंने बिल्कुल बेसिक तरीके से बताया और बाकी कोई नंबर इसमें कॉमन नहीं आ रहा, ठीक है। तो ये जो मल्टीप्लाई करके क्या हो जाए एचसीएफ हो गया। तो पहले का आंसर मिल चुका है, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच ग्रुप। तो फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच ग्रुप। तो फर्स्ट सबसे पहला है। अब उसके बाद पूछा है कि नंबर ऑफ ग्रुप्स इन ईच आर्ट, मतलब म्यूजिक में कितने जो स्टूडेंट्स हैं नंबर ऑफ ग्रुप्स बनने वाले। तो देखिए 12 जो है मिनिमम स्टूडेंट्स का ग्रुप होना चाहिए। तो 60 स्टूडेंट्स हैं, तो 60 स्टूडेंट डिवाइड करूंगा तो कितने ग्रुप बनेंगे, 5 ग्रुप बनेंगे। उसके बाद 84 स्टूडेंट्स हैं और 12 का एक ग्रुप होना चाहिए, तो यहाँ पर 7 बनने वाले हैं। 108 है तो डिवाइड बाय 12, यहाँ पर कितने बनने वाले हैं, 9। अब पूछा है कि हाउ मेनी रूम्स आर रिक्वायर्ड फॉर ईच ग्रुप। तो कितने ग्रुप, यहाँ पे 5 7 और 9, इन तीनों को ऐड करना है। तो 5 प्लस
7 + 9, तो यहाँ पर सभी को ऐड करना है, तो यहाँ पर आएगा 21। तो देखिए क्वेश्चन को सबसे पहले पढ़ना है, क्या पता करना है। देखिए क्वेश्चन में मिनिमम वैल्यू पूछी है, तो मिनिमम वैल्यू का मतलब है एचसीएफ निकालना है। क्वेश्चन में जैसे ही एचसीएफ निकलेगा वैसे ही क्वेश्चन के अंदर क्या करना है, उस क्वेश्चन को सॉल्व कर देना है। एचसीएफ निकाल लेंगे, फिर उसके बाद जो भी क्वेश्चंस एक्स्ट्रा पूछे गए हैं, देखिए 3 नंबर में क्वेश्चन होने वाला है, तो 3 नंबर में क्वेश्चन जो पूछा जाएगा, 3 नंबर में क्वेश्चन में 3 चीजें जरूर पूछी जाएंगी एचसीएफ एलसीएम से रिलेटेड। तो यहाँ पर 3 नंबर है, तो उसके बाद जो क्वेश्चन पूछा जाएगा उसमें तो एलसीएम के बारे में बात की हुई है, या फिर कोई ऐसी चीज होगी जो एचसीएफ से ही रिलेटेड होगी, जो भी चीज उसमें फाइंड आउट करें। तो इस तरीके से क्वेश्चन बनने वाला है। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। तीनों चीज मैंने निकाल के फाइंड आउट करके आपके सामने। हिंदी वाले स्टूडेंट भी देखिए, यहाँ पर 60 है, 84 है, 108 है, और यहाँ पर बोला गया है कि ताकि प्रत्येक समूह में समान कला रुचि शामिल करके, तो प्रत्येक समूह निकालना है, प्रत्येक कला निकालनी है, और प्रत्येक कला के लिए कितने कमरे दिए गए हैं वो निकालना है। तो इस तरीके से हिंदी वाले स्टूडेंट भी निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो क्या बोला है कि ट्रैफिक लाइट है, तीन डिफरेंट रोड पे क्रॉस करना है, चेंज होती है हर 48 सेकंड। तो यहाँ पे लिख लेना 48 सेकंड, उसके बाद लिखना है 72 सेकंड और 108 सेकंड। तो बोला है कि तीन अलग अलग सड़क की क्रॉसिंग पर ट्रैफिक लाइट लगाई गई है, और वो हर 48 सेकंड, 72 सेकंड और 108 सेकंड के बाद बदल जाती है। यदि वो सुबह 7 बजे एक साथ चेंज हो, ठीक है, चेंज होगी, तो अगली बार वह एक समय पे किस समय पे चेंज होंगी। तो यहाँ क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में सबसे पहले देखिए, अगर क्वेश्चन समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है, सबसे पहले फैक्टर करना है। तो फैक्टर करते हैं, तो यहाँ पर आएगा 2 2 2 2, और यहाँ पर आएगा 3, यहाँ पर आ जाएगा 2 की पावर 4 इंटू 3। देखिए फैक्टर आप कैसे कर सकते हैं, मैंने आपको समझाया है, उस तरीके से फैक्टर कर लीजिए। अगर डायरेक्ट किसी को स्टूडेंट को आता है तो वो डायरेक्ट भी कर सकता है। उसके बाद 108 का मतलब 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 3। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है कि नेक्स्ट कब चेंज होने वाली है। तो देखिए एक बड़ी वैल्यू के बारे में पूछ रहा है, यहाँ पर जो चीज कॉन्टिन्यूसली चेंज हो रही है, तो एक रिक्वायर्ड टाइम चाहिए, एक समय चाहिए चीजों को, तीनों को मिलाने के लिए एक बड़ा समय, मतलब तीनों को मिलाकर एक चीज बननी चाहिए। ये नहीं कि कॉमन पार्ट है, कभी भी देखना एक एक समय पे एक कॉमन पार्ट तो नहीं होगा ना। तो इस सिचुएशन के अंदर कॉमन पार्ट नहीं बोला, मतलब लीस्ट कॉमन हो, लीस्ट कॉमन हो, तो किसके बारे में बोल रहा है, एलसीएम के बारे में बोल रहा है। तो इन तीनों का एलसीएम निकालना। तो एलसीएम निकालने का मतलब है हाईएस्ट पावर, तो दो ही नंबर है 2 और 3, तो 2 की हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 की पावर 4, और 3 की हाईएस्ट पावर है 3। तो यहाँ पर आ जाएगा 16 इंटू 27, जैसे मैंने मल्टीप्लाई किया यहाँ पर आएगा 432। अब क्या करना है, डिवाइड करना है। अभी देखिए सेकंड में आंसर आया है, सेकंड में क्वेश्चन में बोला है, अभी यहाँ पर बोला कि 7 बजे के बाद कब, तो 7 AM के प्लस टाइम पूछा है। तो यहाँ पर 432 डिवाइड में 60 कर देना, ये मिनट में चेंज हो जाएगा। जैसे मैंने इसको मिनट में चेंज किया, तो ये मिनट में कंप्लीटली कितना डिवाइड हो गया, देखिए यहाँ पर हो गया 7 मिनट, और कितने सेकंड बच गई, 12 सेकंड बच गई। अगर किसी स्टूडेंट को डिवाइड करना नहीं आता तो डिवाइड कर लीजिए 432 और 60, तो यहाँ पर आएगा, या 6 से भी कर सकते हैं आप, 60 से नहीं करना चाहते 6 से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये कंप्लीट ये से आ जाएगा, तो यहाँ पर ये 12 रिमाइंडर बचेगा, तो ये 12 किसमें, सेकंड में ही रखना है। तो यहाँ पर 7 बजकर 7 मिनट और 12 सेकंड जो होगा इसका आंसर होगा, मतलब 7 और 12 सेकंड। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये समझ आ गया होगा कि 7 बजकर 7 मिनट और 12 सेकंड पर वो तीनों क्या होंगी, एक साथ चेंज हो जाएंगी। तो इस तरीके से क्वेश्चन होंगे। तो दो मैंने वैल्यू बेस्ड जो कह सकते हैं, दो मैंने ऐसे क्वेश्चन कराए हैं जो क्वेश्चंस वर्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड है। वर्ड प्रॉब्लम वाले जो क्वेश्चंस है उनमें मैंने एक में एचसीएफ निकालना सिखाया, एक में एलसीएम निकालना। तो इस तरीके के अगर क्वेश्चन आते हैं तो आप ध्यान दीजिए, जब कोई बड़ी वैल्यू के बारे में पूछ रहा हो या दोनों में कॉमन पार्ट के बारे में पूछ रहा हो, तो वहां पर एलसीएम या एचसीएफ किस तरीके से निकालना। तो उम्मीद करता हूँ ये समझ आ गया होगा। अगर क्वेश्चन समझ नहीं आए तो आप कमेंट में लिखिए, मैं दोबारा से उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको समझाने की कोशिश करूंगा। देखिए अब क्वेश्चन में बोला है शो दैट 4n। देखिए क्वेश्चन अभी हमने किए एचसीएफ एलसीएम से रिलेटेड बेसिक वन जो क्वेश्चंस हैं, जिसमें 2 नंबर्स गिवन होंगे, 2 नंबर गिवन होंगे, और वर्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। अब क्वेश्चंस जो आते हैं कुछ इस तरीके से आते हैं कि शो दैट 4n कैन नॉट एंड विद 0। देखिए क्वेश्चन में अगर कोई भी नंबर अगर एंड करता है 0 से, तो देखिए ध्यान से सुनिए, तो उसके अंदर 2 और 5 का फैक्टर होना जरूरी है। 2 और 5 का जो फैक्टर है वो होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर कोई भी नंबर 2 और 5 के फैक्टर नहीं बनते, 2 और 5 के फैक्टर नहीं बनते हैं, तो उस क्वेश्चन के अंदर जो नंबर है वो 0 नहीं बन सकता। कोई भी नंबर आप उठा के दीजिए, 20 है, 10 तो हो गई, 20 के लिए क्या करना है, 2 इंटू 2 इंटू 5, 30 है, तो यहाँ पर 3 इंटू 2 इंटू 5। तो इस तरीके से सारे के सारे जो नंबर होंगे उसमें ऐसे नंबर जरूर होंगे जो 2 और 5 के फैक्टर्स होंगे। तो सबसे पहले क्या करना है, इस क्वेश्चन को देखिए, मैंने इसकी क्वेश्चन की स्टेटमेंट भी लिखी है, क्योंकि स्टूडेंट क्या है स्टेटमेंट लिखने में प्रॉब्लम करते हैं, तो स्टेटमेंट भी लिखना लिखी होनी चाहिए, तो स्टेटमेंट भी लिखनी आनी चाहिए। तो अगर क्वेश्चन को करना है तो इस तरीके से, क्योंकि सब्जेक्टिव एग्जाम है, ऑब्जेक्टिव है क्वेश्चंस मैं मानता हूं, मगर कुछ चीजें जो है सब्जेक्टिव लिखनी पड़ेगी। तो सबसे पहले क्या करना है, फैक्टर करना है उसका, और फैक्टर करने के बाद क्वेश्चन के अंदर जो फैक्टर आएंगे उसके बाद ये लिखना है कि ये नंबर क्या है, 0 तभी आ सकते हैं जब ये 2 और 5 के डिविजिबल होंगे। अगर ये 2 और 5 के दोनों के डिविजिबल है तभी ये बन सकता है, मगर इसमें क्या है 5 नहीं आ रहा है इसमें, इस नंबर के अंदर, तो ये 4n क्या होगा, इसका डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, अगर 5
इसके अंदर आता तो ये जो नंबर है वो 0 से एंड करे। तो हिंदी वाले स्टूडेंट है, मैंने उनके लिए भी हल लिखा हुआ है, इसके अंदर ये सारी की सारी चीजें बताई गई हैं। आप यहाँ से देखकर ये स्टेटमेंट्स लिख सकते हैं। अगर ये बड़ी स्टेटमेंट होती है तो सिर्फ इतना लिख के आइए कि जब यहाँ पर कोई भी वैल्यू अगर नंबर है जैसे 4n है, तो यहाँ पर कोई भी जो पावर आएगी वो फैक्टर कर देगा। 4 का फैक्टर हो सकता है, 4 का फैक्टर करना है तो यहाँ पर जैसे 2 की पावर 2n होगी। तो कोई भी नंबर जो बनने वाला है, कोई भी नंबर जो बनने वाला है वो इस तरीके से बनने वाला है कि 2 और 5 का फैक्टर उसमें होना चाहिए। अगर यहाँ पर 20 की पावर होती तो 20 की पावर हम लिख सकते थे 2 इंटू 2 इंटू 5 की पावर है। तो कभी भी कोई भी पावर अगर 20 की 1 पावर होती, 20 की 2 पावर होती, अगर 400 नंबर है तो 400 में भी कोई ना कोई ऐसे फैक्टर होंगे जो 2 और 5 से बनने वाले, मगर 4 की कोई भी ऐसी पावर नहीं बनने वाली। अगर 4n की कोई भी पावर लिख लेते हैं, जैसे और एग्जांपल लेते हैं, ये सब चीजें हटा देते हैं। 4 की पावर n, 4 की पावर 1 है तो 4 ही बनेगा। 4 की पावर 2 लेते हैं तो 8 बनने वाला है। 4 की पावर 3 लेते हैं 64 है। तो कभी भी देखना, अगर मैं 4 की कितनी भी पावर कर लूं, कितनी भी पावर कर लूं, ऐसी कोई भी पावर नहीं होगी जो एंड करे 0 से। क्यों नहीं करेगी? क्योंकि यहाँ पर 5 का फैक्टर नहीं है 4 की में। अगर 4 की में 5 का फैक्टर होगा तभी वो नंबर क्या करेगा, 0 बनाएगा। तो दोनों होने चाहिए, 2 और 5 का फैक्टर। ऐसा नहीं है जैसे क्वेश्चन में और भी क्वेश्चन है 6n है तो यहाँ पे 6 में 2 और 3 है, मगर यहाँ पर क्या है 5 यहाँ पर भी नहीं है। तो यहाँ ध्यान रखना कोई भी ऐसा फैक्टर, या 9n हो गया तो 3 इंटू 3 है ना, 2 है ना 5 है। तो ध्यान रखिए अगर कोई भी क्वेश्चन में 2 और 5 का फैक्टर नहीं है तो वो नंबर कभी भी 0 एंड में नहीं ला सकता। अगर ये इसी तरीके, तो ये स्टेटमेंट लिखनी है और इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको ये समझ आ गया होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रूव दैट रूट टू इज अ इरेशनल नंबर। देखिए इरेशनल नंबर प्रूव करना, इरेशनल नंबर प्रूव करने के लिए क्या करना होगा, देखिए क्वेश्चन में मैंने पहले ही आंसर भी लिखा हुआ है। तो इस तरीके से स्टेटमेंट लिखनी है, बिल्कुल एज इट इज स्टेटमेंट लिखनी है, कुछ भी चेंज नहीं करना है। मैं आपको समझा देता हूं किस तरीके से सॉल्व करना है। पहले क्या कुछ एज्यूम मानना है, पहले मानना है कि जो रूट टू है ये रेशनल नंबर है। क्योंकि कभी भी किसी चीज को प्रूव करना है तो हमेशा ये ध्यान रखिए कि वो नंबर पहले वैसा उसका अपोजिट हो। अब उससे जैसे कि यहाँ इरेशनल नंबर प्रूव करना है तो पहले रेशनल होगा ना, हमने ये मानना है कि रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर मानने के बाद हमें क्या लिखना है, हमें कोई दो नंबर लेने हैं और वो ऐसे नंबर होने चाहिए जिनका HCF 1 हो, जिनका HCF को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिनका HCF 1 होगी, उन दोनों में कोई भी ऐसी कॉमन बातें ना हो। तो मैं क्या करता हूँ, इस तरीके से लिख लेता हूँ। यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर ये लिखा हुआ है, इस तरीके से लिखना है, इस तरीके से लिखना है कि रूट टू इज इक्वल टू रूट टू ए बाय बी। और उसके बाद क्या करना है, इनका स्क्वायरिंग बोथ साइड करना और यहाँ पर ए स्क्वायर और बी स्क्वायर की वैल्यू निकाल देंगे। फिर एक जो भी एक नंबर होगा उनके इक्वल लिखना और ये मानना है कि ये दोनों डिविजिबल होंगे। उसी तरीके से तीसरा कोई नंबर लेट करना है, जैसे सीज में लेट किया तो हमने ये लेट किया और क्या ये इक्वल आ रहे हैं। अगर ये चीजें नहीं आ रही, अगर मैं कोई कॉमन फैक्टर मिल रहा है, जैसे कॉमन फैक्टर मिल रहा है तो ये जो नंबर है ए बी में अगर कोई भी कॉमन फैक्टर मिल रहा है तो कॉन्ट्रडिक्शन क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। ठीक है, अगर कॉमन फैक्टर नहीं मिलते हैं तो जब भी कोई भी जिसमें कॉमन फैक्टर ना मिले ए और बी में, वो कॉन्ट्रडिक्शन क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। और जब भी कोई भी ऐसा फैक्टर है जिसके बीच में कोई भी HCF 1 बन रहा है तो वो कॉन्ट्रडिक्शन क्या कहलाएगी, रूट टू इज अ इरेशनल नंबर। तो क्वेश्चन में क्या करना है, एक ऐसी स्टेटमेंट लिखनी है जिसमें पहले एज्यूम करना है कि इरेशनल नंबर है। रेशनल नंबर का मतलब होता है कि जो p बाई क्यू की फॉर्म में लिखा जा सके, इसलिए हमने क्या किया, a बाई बी लिखा कि ये जो नंबर है ये p बाई क्यू की फॉर्म में लिखा जा सकता है नंबर। फिर उसके बाद क्या किया मैंने, स्क्वायरिंग बोथ साइड किया। स्क्वायरिंग बोथ साइड करने के बाद एक तरफ बी स्क्वायर लेगा तो यहाँ पर बी स्क्वायर लेगा ए स्क्वायर की वैल्यू, तो ए स्क्वायर को माना कि ए स्क्वायर जो है वो 2 का डिविजिबल होगा। इसी तरीके से ऐसा कोई नंबर मैंने ढूंढा, फिर दोबारा से कोई ए को किसी और नंबर जो उसका डिविजिबल था उससे लेट किया और दोनों कॉन्ट्रैक्शन में 2 जो था वो कॉमन फैक्टर था, मगर ऐसा होना चाहिए कि जो कॉमन फैक्टर नहीं आए। ठीक है, तो ये इस तरीके से जो है, तो ये कॉन्ट्रडिक्शन क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। अगर कॉमन फैक्टर आता है तो उसमें वो चीज प्रूव होती कि जो हमने एज्यूम की थी। तो क्वेश्चन समझ आ चुका है, क्वेश्चन इस तरीके से करना है। ठीक है, तो अब बात करते हैं नेक्स्ट के बारे में। तो देखिए ये लिख लेना है इस तरीके से, हिंदी वाले स्टूडेंट यहाँ से कॉपी कर लेंगे और इंग्लिश वाले स्टूडेंट ये बिल्कुल सेम एज इट इज लिखना है। देखिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए नेक्स्ट में क्या है, प्रूव दैट 3 + 7 टू रूट इज अ इरेशनल नंबर। देखिए क्वेश्चन में अभी हमने रूट टू इरेशनल नंबर प्रूव किया है, तो उसी तरीके से सेम करना है कि अगर क्वेश्चन में गिवन है कि रूट टू, तो क्या करना है, रूट टू को पहले इरेशनल नंबर प्रूव करना है और यहाँ पर इस नंबर को क्या मान लेना है, एक तरीके से कैसे, लेट अस एज्यूम, इसको मानना है कि एज्यूम है ये इरेशनल नंबर है, पहले इसको रेशनल नंबर मान लेना। उसके बाद इसको किसके इक्वल रखना है, ए बाय बी के इक्वल। अगर आप ए बाय बी के इक्वल रखते हैं तो यहाँ पर क्या करना है, जो ये रूट में है ना इसको इस तरफ रखना है, बाकी दूसरी चीजों को दूसरी तरफ लेके जाना है। तो यहाँ पर इसको क्या करना है, पहले 3 को इस तरफ लेके जाते हैं और 7 अभी इसके साथ रखते हैं। तो यहाँ पर इसको सॉल्व किया है और यहाँ पर रूट टू ए माइनस 3b बाई 7b। अब इतना करने के बाद ये लिख देना है कि ये रूट टू जो है
इरेशनल नंबर है, और जैसे ये इरेशनल नंबर है तो ये बाकी भी क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर प्रूव हो जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, सिर्फ इतना ही क्वेश्चन सॉल्व करना है, बाकी कुछ भी नहीं करना। तो उम्मीद करता हूँ ये 10 क्वेश्चन आपको समझ आ गए फर्स्ट चैप्टर से। अब बात करते हैं सेकंड चैप्टर की। तो सेकंड चैप्टर के अंदर देखिए, फर्स्ट चैप्टर में जो 10 क्वेश्चन कराए उससे बाहर कुछ भी आने वाला नहीं है, इसी प्रकार से बाकी चैप्टर्स में भी यही सब चीजें होने वाली हैं। तो अब बात करते हैं सेकंड चैप्टर में। तो सेकंड चैप्टर में अगर पॉलिनोमियल की डिग्री 1 है तो उसे लीनियर इक्वेशन कहते हैं। जैसे सिंपल है x प्लस ए, तो यहाँ पर जो x की हाईएस्ट पावर है वो 1 है। उसी प्रकार से क्वाड्रेटिक इक्वेशन में तो यहाँ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो ये जो नंबर है ये क्या है, क्वाड्रेटिक, जिसकी हाईएस्ट पावर कितनी हो, 2 हो, इसे डिग्री कहते हैं, ये डिग्री है, डिग्री है। इसी प्रकार से क्यूबिक इक्वेशन, तो इस तरीके से क्वेश्चन में बनने वाली है। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से गिवन हो जिसकी हाईएस्ट पावर, कह सकते हैं कि डिग्री जो हो 3 हो, 2 हो और 1 हो, अगर डिग्री ये सब चीजें कहलाती हैं तो ये क्या कहलाएंगी, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब इसके बारे में थोड़ी बहुत चीजें हमें जाननी चाहिए इस चैप्टर से रिलेटेड। तो इस चैप्टर में क्या क्या चीजें हैं, देखिए हमें अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड ही क्वेश्चन आएगा। तो ये जो क्वेश्चन है इसको याद रखना है, सिर्फ ये इक्वेशन को याद रखनी है। और इसमें जो जीरोज होती हैं उन्हें कहते हैं अल्फा बीटा, उनकी वैल्यू का जो सम होता है वो माइनस बी बाई ए होता है, और अल्फा बीटा की जो वैल्यू होती है वो सी बाई ए होती है, ये ध्यान रखना। इसके अलावा अगर कुछ और चीजें, और चीजों की बात करें तो जैसे कि अगर क्वेश्चन के अंदर मुझे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू गिवन फाइंड आउट करनी है, तो क्या करना हो मेरे पास, तो अल्फा बीटा की वैल्यू, तो इसको कोशिश करना कि इन दोनों टर्म में तोड़ने की। देखिए जैसे कैसे तोड़ते हैं, जैसे ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है, तो इसमें मैं अगर 2 अल्फा बीटा ऐड कर दूं और माइनस 2 अल्फा बीटा माइनस कर दूं, तो इस तरीके से ये क्या बन जाएगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और माइनस 2 अल्फा बीटा। तो इस तरीके से ए प्लस बी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, या कोई भी ऐसे फॉर्मूले जो होंगे आपको याद करने हैं, मगर इन दोनों में ही उनकी वैल्यू को निकालना है। तो ये ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन में अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर है तो ये वाला फॉर्मूला आप डायरेक्ट लगा सकते हैं, या 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा की वैल्यू गिवन हो तो इसको एलसीएम लेके इस तरीके से बना सकते हैं। तो इस तरीके के जो भी क्वेश्चंस गिवन होंगे उसको इस तरीके से क्वेश्चन को सोल्व करना है। अब बात करते हैं, देखिए इसमें यही चीजें हैं, अब बात करते हैं क्वेश्चन की, क्वेश्चन से सब चीजें क्लियर होंगी। तो देखिए पहले में बोला फाइंड द जीरोस, देखिए जीरोस का मतलब एक तरीके की जो भी वेरिएबल है, जो भी एक्स वाई है, उसकी वैल्यू फाइंड आउट करना और वेरीफाई करना रिलेशन। तो देखिए अब कुछ चीजें और क्लियर होंगी, जैसे मेरे पास ये इक्वेशन है, अगर मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करता हूं तो यहाँ पे सॉल्व करने के लिए क्या करना होगा, इसको मिडिल टर्म स्प्लिट कर लेते हैं हम, 2s माइनस 2s प्लस 1, 4s स्क्वायर माइनस 2s प्लस 1। तो यहाँ से 2s को कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पर बचेगा 2s माइनस 1, यहाँ से माइनस 1 कॉमन ले लेते हैं तो बचेगा 2s माइनस 1, और यहाँ से 2s माइनस 1 और 2s माइनस 1। तो यहाँ पर जो s की वैल्यू आ जाएगी 1/2, और सेकंड वाली भी आ जाएगी 1/2। अब क्या करना है, इसको वेरीफाई भी करना है। क्वेश्चन में बोला है कि इनके बीच में रिलेशन निकालो, पहले ये जीरोस फाइंड, तो ये जीरोस का मतलब इनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अगर वैल्यू फाइंड आउट हो चुकी है तो अब वेरीफाई भी करना है। वेरीफाई कैसे करना है, वेरीफाई करने के लिए क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू में माइनस बी बाई ए। तो ध्यान रखना यहाँ पर जो ये पहले वाली जो इक्वेशन है, जो इक्वेशन इसका यूज करना है, जो इसमें एक्स स्क्वायर या कोई भी वेरिएबल है उसके स्क्वायर के सामने जो गिवन होगा वो ए होगा, तो इसका मतलब ए कितना है 4, और जो सिंगल वेरिएबल के साथ होगा वो हमारा क्या होगा, बी होगा। तो यहाँ पर बी माइनस 4 है, और जिसके साथ कुछ भी नहीं होगा वो कांस्टेंट होगा, वो सी होने वाला है। तो यहाँ पर आएगा माइनस बी, तो माइनस माइनस 4/4, तो यहाँ पर निकल के जो आएगा वो आएगा 1, यहाँ पर 1 आ जाएगी वैल्यू। अब वेरीफाई करना है रिलेशन, तो अल्फा बीटा का मतलब होता है ये जीरोस जो आई हैं, तो ये जीरोस आई हैं यही अल्फा बीटा है। तो अल्फा की वैल्यू 1/2, बीटा की वैल्यू 1/2, इनका एलसीएम लेना है, तो यहाँ पर 2 1 प्लस 1, तो 2/2। तो देखिए यहाँ पर भी वैल्यू कितनी आ गई 1, तो ये वेरीफाई हो गया। तो अभी हमने अल्फा प्लस बीटा का यूज किया, सम का यूज किया है, इसे कहते हैं अल्फा प्लस बीटा का मतलब होता है सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस। तो अगर क्वेश्चन में सम ऑफ जीरोस निकालनी है तो ये ध्यान रखना कि वहां पर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। उसी प्रकार से अब दूसरा रिलेशन भी फाइंड आउट करना है जिसे हम कहते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, जिसे कहते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो अल्फा बीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो अल्फा बीटा की वैल्यू होती है सी बाई ए, सी हमारे पास 1 है और ए की वैल्यू 4 है। उसी प्रकार से वेरीफाई करना है रिलेशन, तो अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी थी 1/2 इंटू 1/2, तो क्या ये दोनों इक्वल आ चुकी हैं, तो हमारा वेरीफाई हो चुका है रिलेशन। इसे कहते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरो। तो इस तरीके से क्वेश्चन को समझना है और इस तरीके से क्वेश्चन को करना है। तो इस तरीके से क्वेश्चन अगर आता है तो वेरीफाई करने वाला, तो पहले क्या निकालना है, जीरोस निकालनी है, उसके बाद जीरो निकालने के बाद उनको वेरीफाई करने के लिए अल्फा प्लस बीटा में और अल्फा बीटा में वैल्यू को रखना है। वो कौन से होंगे, जो जीरोस होंगे, ठीक है, उनके इक्वल में जो बी बाई माइनस बी बाई ए सी बाई ए है उनके इक्वल अगर वो चीजें आती हैं तो वेरीफाई हो रहा है रिलेशन। इसका मतलब आपने जो जीरोस निकालनी है वो बिल्कुल करेक्ट है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, इफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। देखिए जीरोस का मतलब अल्फा बीटा की वैल्यू हमें ऑलरेडी गिवन है, अल्फा की वैल्यू इतनी है और बीटा की वैल्यू -3 है, और बोला है इक्वेशन, यहाँ पर क्वेश्चन में कंप्लीट यहाँ पे होगा फाइंड ए एंड बी, या इक्वेशन होगी फाइंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फाइंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो देखिए हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंप्लीट नहीं है, यहाँ पर ए और बी है गिवन, तो ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है इस क्वेश्चन के अंदर। तो देखिए क्वेश्चन के अंदर हमारे पास अल्फा बीटा गिवन है, मतलब दो जीरोस गिवन है, तो अल्फा बीटा का मतलब होता है अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए।
तो बी बाई ए का मतलब होता है ए की वैल्यू यहाँ पर 1 है तो बी की वैल्यू ए प्लस 1 है, यही होता है ना, मैंने बताया सिंगल वेरिएबल के साथ जो एक्स के साथ होगा वो हमारा बी होगा और बाकी सी क्या है, बी है। तो यहाँ पर वैल्यू क्या होगी, अल्फा बीटा की वैल्यू 2 माइनस 3, तो माइनस बी की वैल्यू ये वाली ए प्लस 1 और ए की वैल्यू 1, यहाँ पे सोल्व करना तो माइनस माइनस ए प्लस 1, तो इसको माइनस से माइनस कैंसिल, तो ए की वैल्यू आ जाएगी 0, तो ए आ चुका है हमारे पास 0। अब इसके बाद क्या करना है, बी भी निकालना, तो अल्फा बीटा एक और फॉर्मूला होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो यहाँ पर होता है सी बाई, तो सी का मतलब बी, ए का मतलब 1। देखिए ध्यान रखिए, अब मैंने जो ए बी माने हैं ये ए बी के वेरिएबल में वैल्यूज गिवन है, कई बार के में वैल्यू गिवन होगी, तो इसको देख के ये मत सोचना कि कुछ अलग है, कुछ नहीं अलग, ठीक है। अल्फा बीटा की वैल्यू है 2 इंटू माइनस 3, तो यहाँ पर बी की वैल्यू आ जाएगी माइनस 6। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करें तो यहाँ पर रखना एक्स स्क्वायर प्लस ए की वैल्यू 0 है तो यहाँ एक्स बचेगा और बी की वैल्यू माइनस 6। अब इसको फाइंड आउट भी कर सकते हैं, अगर इसको दोबारा से स्प्लिट करेंगे तो 2 और माइनस 3 बनेगा, अगर 2 माइनस 3 बनता है इसका मतलब ए और बी की वैल्यू हमने ठीक निकाली है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आने वाला है, अगर क्वेश्चन में ए बी गिवन नहीं है और जीरोस गिवन है तो इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो उम्मीद करता हूँ ये समझ आ गया होगा क्वेश्चन आपको, ये दोनों क्वेश्चन समझ आए, पहले वाले में वेरीफाई करना था क्वेश्चन, उसके बाद सेकंड वाले में जीरोस गिवन थी और जीरो गिवन होने के साथ साथ हमें क्या नेक्स्ट क्वेश्चन, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ना है सबसे पहले। यहाँ क्वेश्चन में बोला इफ वन जीरो ऑफ द पोलिनोमियल, इफ जीरो का मतलब है अल्फा के बारे में कुछ बात की गई है कि एक जीरो जो है ये इक्वेशन है इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर, कि जो दूसरे वाले जो जीरो है मतलब बीटा वो रेसिप्रोकल है पहले वाले का, ये क्वेश्चन में बोला है। तो अल्फा की वैल्यू अल्फा है और बीटा की वैल्यू इतनी गिवन है और एक इक्वेशन गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस 37 एक्स माइनस के माइनस 2। तो इस तरीके से हमें क्वेश्चन में के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, के का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ सबसे पहले क्या लिखना है, ए लिखना है, ए 6 है, बी कितना है 37 एक्स और सी कितना है के माइनस 2। तो इस तरीके से सबसे पहले लिखना है माइनस के माइनस 2। अब सबसे पहले ये चीज होगी, अब क्या क्वेश्चन में गिवन होता है, हमारे पास गिवन होता है अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है माइनस बी बाई ए। तो अल्फा की वैल्यू तो अल्फा है, बीटा की वैल्यू कितनी गिवन है 1 बाय बीटा। अब देखिए क्वेश्चन में ध्यान दीजिए, अगर मैं इसको इस तरीके से सोल्व करता हूं तो यहाँ एक्स नहीं है 37, यहाँ आएगा माइनस 37/6, मगर मुझे इससे कुछ भी वैल्यू गिवन नहीं होगी। अगर मैं दूसरे वाला फॉर्मूला लगाता हूँ अल्फा बीटा का तो वहां होता है सी बाई ए। तो के जहां पर गिवन हो सबसे पहले वहीं पर दिमाग लगाना कि के कहां पे गिवन है, के सी पे गिवन है, तो मुझे ये फॉर्मूले लगाने की कोशिश करनी चाहिए। तो यहाँ पर देखिए अल्फा की वैल्यू अल्फा से कैंसिल आउट हो जाएगी, यहाँ पर अल्फा की वैल्यू अगर गिवन बोली होती कि जीरोस बताओ, जीरोस बताओ, तो इस इक्वेशन का यूज करते, अदरवाइज इक्वेशन का यूज करने की जरूरत नहीं है। तो इसमें क्या करना है, ये 1 आ गया माइनस के माइनस 2 6, तो सॉल्व करना है तो यहाँ पे आएगा 6 माइनस के प्लस 2, तो इसको इधर लेके जाना है तो 4 माइनस के, तो यहाँ पर आ जाएगी के की वैल्यू आ जाएगी -4। तो इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो सब उम्मीद करता हूँ ये समझ आ रहे हो क्वेश्चन। देखिए जीरोस देखनी है, बस सिर्फ जीरो देखनी है, अल्फा बीटा की वैल्यू देखनी है और क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अगर जीरोस में सब चीजें गिवन है तो वेरीफाई रिलेशन बोल देगा, सब चीजें नहीं गिवन है तो कोई वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बोल देगा, के की वैल्यू फाइंड आउट की, ए की वैल्यू फाइंड आउट की, बी की वैल्यू फाइंड आउट की। तो इस तरीके से क्वेश्चन बनने वाले हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा कंप्लीट नहीं है, यहाँ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू पूछी है और यहाँ पर अल्फा माइनस प्लस बीटा माइनस की वैल्यू पूछी है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या गिवन है, अल्फा बीटा, ये अल्फा बीटा है, अल्फा बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और इक्वेशन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। बोला है अल्फा बीटा जो है जीरोस है, तो पहले सबसे पहले इक्वेशन लिखिए, इक्वेशन लिखिए और क्या कर सकते हैं हम, अल्फा बीटा का सम निकाल सकते हैं, अल्फा बीटा प्लस 1, तो ए की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर ए की वैल्यू है 5, बी की वैल्यू है 5, सी की वैल्यू है 1, ठीक है। इस तरीके से सॉल्व करना है। तो यहाँ पर क्या है अल्फा बीटा, तो माइनस बी बाय ए, तो यहाँ पर आएगा -5/5, तो अल्फा प्लस बीटा -1 आ गया। उसी प्रकार से हम अल्फा बीटा भी निकाल सकते हैं, अल्फा बीटा होता है सी बाई ए, तो सी की वैल्यू 1 है और ए की वैल्यू कितनी है 5, तो अल्फा बीटा की वैल्यू इतनी आ गई। अब क्वेश्चन में पहले पार्ट में बोला है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो मैंने अभी फॉर्मूला बताया है कि यहाँ पर आता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, और ये बनाना भी सिखाया है कि किस तरीके से बनाना है। अगर क्वेश्चन में नहीं भी आता फॉर्मूला, अगर आपको ये याद भी नहीं रहता तो यहाँ पर स्क्वायर है, तो कोशिश करना है इसमें कुछ ऐड करना हो, कुछ माइनस करना हो, ताकि ये चीजें बन जाए। अब देखिए अल्फा बीटा की वैल्यू -1 का होल स्क्वायर और यहाँ पर -2 इंटू 1/5, इसको सोल्व करना है तो 1 -2/5, तो सोल्व करेंगे तो यह आएगा, एलसीएम ले लेते हैं 5, तो यहाँ पर आएगा 3 माइनस 5 माइनस 2, 5 माइनस 2, 5 माइनस 2, तो यहाँ पर डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 3/5। तो ये फर्स्ट पार्ट में इस तरीके से क्वेश्चन करना, तो उम्मीद करता हूँ ये समझ आ गया होगा। उसी प्रकार से अगर सेकंड पार्ट की बात करें हम, तो सेकंड पार्ट में कैसे करना है, देखिए सेकंड पार्ट में किस तरीके से करना है। यहाँ जो माइनस पावर का मतलब होता है, माइनस पावर का मतलब होता है यहाँ पर क्वेश्चन में ये कुछ इस तरीके से गिवन है, कुछ इस तरीके से गिवन है, तो इसको सॉल्व करना है तो अल्फा प्लस बीटा, एलसीएम लेना तो अल्फा प्लस बीटा यहाँ से वैल्यू आ जाएगी, तो इसकी वैल्यू हमने निकाली है -1 और यहाँ से निकाला 1/5, तो ये 5 ऊपर चला जाए तो आंसर आएगा -5। तो इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अगर क्वेश्चन में अल्फा बीटा नहीं है, क्वेश्चन में के की वैल्यू है, तो ये क्वेश्चन इस तरीके से कर सकते हैं। देखिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन में क्या है, इफ ए बी, ये अल्फा बीटा है,
अल्फा बीटास आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये इक्वेशन गिवन है और एक नई क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है और इनकी जो जीरोस है वो अल्फा प्लस 1 और बीटा प्लस 1 है। कंप्लीट नहीं क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन में गिवन है। तो क्या करना है, इस इक्वेशन को इस तरीके से लिखना है और यहाँ से क्या निकालना है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू। तो आप लिख सकते हैं ए कितना है 1, बी कितना है 3, सी कितना है 2, तो यहाँ आएगा माइनस बी बाई ए, इट मीन्स माइनस 3/1 और अल्फा बीटा आ जाएगा यहाँ से सी बाई ए, इसका मतलब 2/1। तो अब क्या करना है क्वेश्चन के अंदर, अब नई इक्वेशन बनानी है तो उसकी जो जीरोस है वो गिवन है, मतलब ये पूरी अल्फा ये पूरी बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालनी है, तो ये दोनों को ऐड करना है और जैसे ही मैंने इनको ऐड किया तो यहाँ से आएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस 2, तो इसकी वैल्यू मैंने फाइंड आउट कर चुका हूँ, तो इसकी वैल्यू आएगी -3 प्लस 2, तो यहाँ पर आएगा -1, तो ये इक्वेशन आ जाएगी। उसके बाद ये आ गया इक्वेशन में, ये क्या होता है माइनस बी बाई ए, तो ये आ चुका। अब अल्फा बीटा भी निकालते हैं, तो अल्फा बीटा का मतलब है इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पर आएगा अल्फा बीटा प्लस अल्फा प्लस बीटा प्लस 1, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी है 2, यहाँ पर अल्फा बीटा की वैल्यू -3 प्लस 1, तो इसको सोल्व किया तो आएगा 0, तो यहाँ पर आता है सी बाई ए, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगा देते हैं। तो देखिए ए दोनों में कॉमन है, इसका मतलब बी की वैल्यू 1 हो जाएगी, बी की वैल्यू कैसे माइनस माइनस था, माइनस कैंसिल हो गया, बी की वैल्यू 1 कंपेयर कर दिया मैंने और ए की वैल्यू कितनी हुई 1, सी की वैल्यू 0, तो इक्वेशन होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो यहाँ पर जो ए की वैल्यू आई है वो आई है 1, तो एक्स स्क्वायर प्लस बी की वैल्यू है एक्स और सी की वैल्यू कोई नहीं, तो इक्वेशन जो नई बनने वाली है वो इस तरीके से है। तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आएंगे, कोई वैल्यू फाइंड आउट करनी दे देगा या फिर क्वेश्चन में कोई जीरोस गिवन होंगी या फिर कोई जीरोस नई या कोई इक्वेशन नई फाइंड आउट करनी, तो इस तरीके से सेकंड चैप्टर में जो जो क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ सकते हैं वो सभी मैंने इंक्लूड कर दिए हैं। जो क्वेश्चंस आपको लगते हैं कि ये हमें डाउट है, हम मैं वो दोबारा क्वेश्चन कर रहा हूँ, आप कमेंट में लिखिए, मगर ये क्वेश्चंस आप बार बार रिपीट कीजिए, इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन ये समझ आ गए होंगे। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, या कह सकते हैं नेक्स्ट चैप्टर की। तो देखिए नेक्स्ट चैप्टर में बात करते हैं, तो इसमें आएगा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। देखिए ऐसी इक्वेशन जिसमें दो वेरिएबल का यूज हो, x प्लस वाई प्लस 1, तो इस तरीके से इक्वेशंस गिवन होंगी। तो इसमें देखिए सबसे पहले मैं आपको टाइप बता देता हूँ किस टाइप से क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो सबसे पहले इसमें टाइप में एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड के क्वेश्चंस, के फाइंड आउट करने के लिए या फिर वर्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड, तो इस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं क्वेश्चन के अंदर। सिंपली क्वेश्चंस होंगे जिसमें कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट भी पूछ सकता है। तो देखते हैं आगे कुछ नेक्स्ट में, नेक्स्ट स्लाइड में। तो देखिए सबसे पहले ही कुछ टेबल हैं, ये आपके एनसीईआरटी में गिवन मिलेंगी, यहाँ पे इंग्लिश वालों के लिए, यहाँ पे हिंदी वालों के लिए। तो देखिए क्वेश्चन में क्या गिवन है, ध्यान दीजिए जब भी क्वेश्चन के अंदर कुछ दो इक्वेशन इस तरीके से गिवन है और ये दोनों नॉट इक्वल है तो ये इंटरसेक्ट करे, अगर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगी तो ये कहीं ना कहीं जाके कटेंगे और इससे जो सॉल्यूशन निकलेगा वो यूनिक सॉल्यूशन निकलेगा। तो जब भी क्वेश्चन में यूनिक कह सकते हैं वन सॉल्यूशन की बात हो, यूनिक सॉल्यूशन की बात हो, तो ये इक्वेशंस हमेशा यूज करनी है। उसी प्रकार से अगर ये तीनों इक्वेशन सेम होंगी तो यहाँ पर इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन बनेगा। तो क्वेश्चन में अगर क्वेश्चन में बोला गया जब भी ये इसने मैंने ये टेबल यहाँ पे डाली है क्योंकि जब k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो वहां पर ये सॉल्यूशन गिवन होंगे, वहां ये नहीं बताया जाएगा कि ये चीजें ऐसे इक्वल हैं। तो अगर नो सॉल्यूशन की बात करें तो इस तरीके से इक्वल होने वाली है। तो ये तीनों इक्वेशंस आपको पढ़नी है, ये पॉइंट्स आपको पढ़ने हैं कि कौन सी चीज कैसे, और अगर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो किस तरीके से जो कौन सी पैरेलल जाएगी ये आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं अगर ये इक्वेशंस ये दोनों सिचुएशंस बनती हैं तो यहाँ पर ये कंसिस्टेंट होगा, अगर ये वाली सिचुएशन बनती है तो इनकंसिस्टेंट होगा। तो ध्यान रखिए जब भी दो इक्वेशन आपको मिलेगी गिवन तो उसमें आप जैसे ही कैलकुलेट करेंगे a1 बटे a2 b1 बटे b2, अभी क्वेश्चन भी उससे रिलेटेड, तो उस क्वेश्चन के अंदर आपको ये पता करना है कि कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट, तो वो इस तरीके से पता चलेगा। तो उम्मीद करता हूँ ये टेबल्स आपको पढ़ने नहीं, ये हिंदी वाले स्टूडेंट्स के लिए है, ये टेबल है, ये बुक में भी अवेलेबल है, बुक से भी आप पढ़ सकते हैं, अदरवाइज इन वीडियो से भी आप पढ़ सकते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। क्वेश्चन में क्या गिवन है, फॉलोइंग पेयर गिवन है और हमें वही कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट पता करना है। तो सबसे पहले क्या है, एक बात ध्यान रखिए, जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल गिवन होती है वो ये इक्वेशन होती है जहां पर ax प्लस by, दो वेरिएबल तो होते हैं मगर जो वेरिएबल के साथ में जो कोफिशिएंट होता है x के साथ उसे a कहते हैं, और ये b और ये c जो कांस्टेंट होता है बिल्कुल c, जो y के साथ वेरिएबल है या कोफिशिएंट है, y वेरिएबल के साथ जो कोफिशिएंट है उसे b कहेंगे। तो देखिए इस इक्वेशन को इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, पहले 3x प्लस में 2y इक्वल टू में 8, तो 3x प्लस 2y माइनस 8 इक्वल टू में 0, तो ये आएगा 6x माइनस 4y माइनस 9 इक्वल टू में 0। तो यहाँ से जो a1 की वैल्यू आ गई वो आ गई 3, a2 की वैल्यू आ गई 6, b1 की वैल्यू आ गई 2, b2 की वैल्यू आ गई -4, c1 की वैल्यू -8, c2 की वैल्यू -9। तो अब सॉल्व करना है तो a1 बाई a2 इक्वल टू में b1 बाई b2, सबसे पहले यही करना है। तो 3/6 इक्वल टू में 2/-4, तो जैसे ही मैंने इनको सॉल्व किया तो ये क्या सिचुएशन आ गई, ये मेरी नॉट इक्वल टू आ गई, तो क्योंकि एक तरफ 1/2 एक तरफ -1/2, तो यहाँ इस क्वेश्चन के अंदर हमें पता चल गया है कि अब ये क्वेश्चन में क्या है, ये कंसिस्टेंट है। ठीक है, जिस सिचुएशन में a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 सिचुएशन आ जाए। अभी जो हमने टेबल पढ़ी है उसमें यही सब कुछ चीजें बताई गई हैं, आप उस टेबल को देखिए और तुरंत आपको पता चल जाएगा कि कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। तो कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट का जब है यहीं से पता चलता है, तो ये सिचुएशन बनती है तो ये कंसिस्टेंट है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए ये दो क्वेश्चंस मैंने इसलिए लिए हैं क्योंकि हम इसमें यूज करेंगे सब्स्टिट्यूशन और
एलिमिनेशन मेथड। तो मैं इनसे बताऊंगा कि जो पहले वाले क्वेश्चन है उसमें यूज करेंगे हम सब्स्टिट्यूशन मेथड। देखिए जैसे x प्लस वाई इक्वल टू में 6 है, 2x माइनस 3y इक्वल टू में 4। तो सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है कि ऐसा मेथड जिसमें हम एक इक्वेशन से, दो इक्वेशन है, हमें एक इक्वेशन से एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और दूसरे में पुट करनी है। तो मैंने यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट की और सेकंड इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो 6 माइनस वाई माइनस 3y इक्वल टू में 4। तो यहाँ पर आएगा 12 माइनस 2y माइनस 3y इक्वल टू में 4। तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस 5y और यहाँ पर ये चला जाएगा 4 माइनस 12। तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो आएगी माइनस 8। तो यहाँ पर y की वैल्यू आ गई 8/5। अब y की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं। तो x इक्वल टू में 6 माइनस 8/5। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 35, यहाँ पर आएगा 30 माइनस 8। तो आएगा 22/5। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जब भी क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करना है आपको। देखिए कोई सेपरेट क्वेश्चन बहुत ही रेयर होता है अगर आ जाए एग्जाम में, मगर अगर क्वेश्चन में बोला गया कि सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज कीजिए तो इस तरीके से यूज कीजिए। पहली इक्वेशन से वैल्यू निकालिए और सेकंड इक्वेशन में पुट कीजिए, उसके बाद वहां से वैल्यू फाइंड आउट कीजिए और वैल्यू को नेक्स्ट इक्वेशन में पुट कीजिए। आप देखिए चेक भी कर सकते हैं। यहाँ पर अगर मैं वैल्यू को चेक करता हूँ तो यहाँ पर आएगा, जैसे पहली इक्वेशन में पुट करते हैं तो 22/5 प्लस 8/5। तो इसको सोल्व करेंगे तो आएगा 5 एलसीएम और यहाँ पर आएगा 30। तो ये जो वैल्यू है इक्वल टू में 6 के इक्वल आ चुकी है। इसका मतलब ये जो वैल्यू हमने फाइंड आउट की है ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। देखिए नेक्स्ट में सबसे पहली जो है हम इसमें एलिमिनेशन का यूज करने की कोशिश करेंगे। तो ध्यान दीजिए ये कुछ अजीबोगरीब इक्वेशंस है। ऊपर जैसे इक्वेशंस इस तरीके से गिवन होती है, ये नहीं गिवन है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस तरीके से इक्वेशन बनाएंगे। तो यहाँ क्या करना है, जब भी क्वेश्चन ऐसे गिवन हो तो लेट कर लीजिए, जो भी नीचे अटपटी वैल्यू गिवन है तो लेट कर लीजिए यू वी या कोई भी वेरिएबल ने एक्स वाई से हट कर, या जो वेरिएबल गिवन है उनसे हट के। तो यहाँ पर आएगा रूट वाई इक्वल टू में वी। तो यहाँ पर जो इक्वेशन बन जाएगी वो बनेगी यू 2u 3v इक्वल टू में 2। अब यहाँ पर बनेगी 4u माइनस 9v इक्वल टू में -1। अब हम इसमें, ये पहली इक्वेशन बन गई, ये सेकंड इक्वेशन बनी। अब हम क्या यूज करेंगे इसमें, एलिमिनेशन मेथड। तो ध्यान दीजिए एलिमिनेशन मेथड में एक वेरिएबल के जो कोफिशिएंट हैं वो इक्वल करने होते हैं। जैसे मैं इन दोनों को देखूं, यहाँ 4 है यहाँ 2 है, तो इसको इक्वल करने के लिए मुझे 2 से इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आएगा 4u 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 प्लस 6v इक्वल टू में 4। और यहाँ पर आएगा 4u माइनस 9v इक्वल टू में -1। यहाँ पर आप क्या करना है, ये जिस तरीके से इक्वेशन आए, देखिए आपको अलग अलग सेपरेट करके लिखना है कि मैं फर्स्ट में इस तरीके से फर्स्ट मल्टीप्लाई बाय 2, फर्स्ट इक्वेशन मल्टीप्लाई बाय 2, इस तरीके से लिखना होगा, ठीक है। और उसके बाद क्या करना है, जो भी नई इक्वेशन बनेगी उसको ऐसे ऊपर नीचे रख लेना है। अगर ये साइन दोनों जो वेरिएबल आपने सेम किया, अगर सेम है तो इनके साइन नीचे इस तरीके से चेंज करें। अब जब इनके चेंज किए तो बाकी सभी इक्वेशंस के भी क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। तो इसको कैंसिल करना है तो यहाँ से वैल्यू जाएगी, वो आएगी 15v इक्वल टू में 5, 15v इक्वल टू में 5, 15v इक्वल टू में 5। तो v की वैल्यू आ जाएगी 5/15। तो इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पर आएगी 1/3। तो v आ चुका है हमारे पास। अब जो नई इक्वेशंस बनी, देखिए ध्यान दीजिए, इसको या तो फर्स्ट सेकंड मान लेता, इनको फर्स्ट सेकंड मान लेना, और इनको थर्ड फोर्थ मान लेना, या इनको फर्स्ट सेकंड मान के बाद में इनमें पुट कर देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको थर्ड और फोर्थ इक्वेशन मान लेना। अब क्या करना है, मुझे कोई भी इक्वेशन में थर्ड या फोर्थ इक्वेशन में पुट करनी है v की वैल्यू। तो मैं थर्ड इक्वेशन में पुट कर देता हूँ। तो यहाँ पर आएगा 2u प्लस में 3 इंटू में 1/3 इक्वल टू में 2। तो यहाँ से कैंसिल आउट हो गया, तो 2u यहाँ से 1 बचा तो 1 उस तरफ से, तो u की वैल्यू आ जाएगी 1/2। ध्यान रखना क्वेश्चन के अंदर ये जरूरी नहीं है, ये जैसे फर्स्ट सेकंड वेरिएबल ये मैंने इसलिए मानी है क्योंकि यहाँ से हमें तो वैल्यू फाइंड आउट हो सकती है। अगर कोई स्टूडेंट पहले से ही लेट कर लेता है तो इसलिए मैंने 1 2 3 लिखा है। क्वेश्चन में सिर्फ क्या करना है, कोफिशिएंट सेम करना है और ऊपर नीचे रख के उनसे एक वेरिएबल बन जाएगा, उसको सॉल्व करना है। तो ये एलिमिनेशन मेथड। अब देखिए यहाँ पर u भी आया, अभी x और y की वैल्यू नहीं है, तो यहाँ पर जिसको हमने u माना था उसको लिखिए, और u की वैल्यू क्या थी 1/2, और क्रॉस मल्टीप्लाई करके कुछ इस तरीके से अब सॉल्व करना है इसको। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो x की वैल्यू 4 आ जाएगी। अब इसी तरीके से v की वैल्यू तो 1/3, क्रॉस मल्टीप्लाई तो y की वैल्यू 9 आ जाएगी। तो ये दो वैल्यू हमारे पास आ गई है। तो ये जो है इस इक्वेशन को सॉल्व करने की तरीके हैं, ठीक है। तो ये मैंने इसलिए ये क्वेश्चंस डाले हैं। ये वाला तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आ सकता है एग्जाम के अंदर, मगर ये वाला जो क्वेश्चन है वो स्पेशली इसलिए डाला कि आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड समझ आ सके, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा ये नेक्स्ट क्वेश्चन किस तरीके से डिफरेंट है, मैं इस इक्वेशन को इस तरीके से यहाँ पे लिख लेता हूँ। देखिए यहाँ पर ये बहुत बड़ी-बड़ी इक्वेशंस है। अगर मैं इसमें एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन यूज़ करने जाऊँगा तो मेरे लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। मगर ध्यान से देखिए ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन में ये जो x और y है, ये दोनों सेम हैं, और पहले वाले में ये y और ये x दोनों में सेम है। तो जब भी इस तरीके से इक्वेशन हो तो क्या करना है, पहले उनको ऐड करना है। तो यहाँ पर ऐड करते हैं, तो यहाँ पर ये कुछ इस तरीके से बन जाएगी। इस तरीके से बन जाएंगे, और यहाँ से 3 4 8 कॉमन आ जाएगा, और यहाँ बचेगा x प्लस वाई। अब क्या करना है, x प्लस वाई और इसके फ्रैक्शन में लेके आना और चेक करना है ये किस पे जाएगा। आई थिंक 5 पे चला जाएगा। 3 4 8 5 40 4 24 2
70, तो 5 पे गया। तो यहाँ से एक इक्वेशन, ये पहली और दूसरी इक्वेशन थी, और यहाँ से एक थर्ड इक्वेशन बन जाएगी ये इस तरीके। अब ये छोटी इक्वेशन हो गई। अब एक और इक्वेशन चाहिए हमें इसको सॉल्व करने के लिए, तो क्या करना है, जैसे हमने ऐड किया था, इसको ऐड किया, आपके बार इसको क्या करना है, माइनस करना है। तो देखिए माइनस करते हैं, 217 x प्लस 131 y इक्वल टू में 913, और यहाँ पर 131 x प्लस 217 y इक्वल टू में 827। तो इस तरीके से हम इसको माइनस करते हैं। तो यहाँ पर माइनस करेंगे तो आएगा 6, और यहाँ पर बचेगा 8, और यहाँ पर x, और यहाँ पर भी इसी तरीके से माइनस 86 है, y इक्वल टू में यहाँ पर बचेगा, ठीक है, 86। तो x माइनस वाई 86 कॉमन आके इक्वेशन, ये फोर्थ इक्वेशन। अब इसमें एलिमिनेशन लगाना बहुत इजी है, आप अलग से लिखेंगे, मैं यहीं पे लिख रहा हूँ। तो यहीं पे इसको सॉल्व करना, तो यहाँ पर 2x इक्वल टू में 6, तो x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 3। तो x आ चुका है हमारे पास, x आ चुका है। इसी तरीके से थर्ड और फोर्थ को दोबारा से, या थर्ड और फोर्थ में पुट करनी है वैल्यू, तो x की वैल्यू पुट कर देते हैं फर्स्ट वाली, ये थर्ड वाली इक्वेशन में आएगा 3 प्लस वाई इक्वल टू में 5। यहाँ लिखना है पुट इन इक्वेशन थर्ड, तो यहाँ पर आएगा y की वैल्यू आएगी 2। तो इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वाला क्वेश्चन बहुत फेवरेट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर ये एग्जाम में आ गया तो सोच लो, ये दिमाग में रखना कि हमें क्या करना है, एक बार प्लस करना है, एक बार माइनस करना। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो देखिए अभी एक क्वेश्चन है इसमें k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और यहाँ पर ये जो है इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है। तो अभी मैंने एक टेबल दिखाई थी, उसमें लिखा था कि a1 बाई a2, b1 बाई b2 और c1 बाई c2, अगर ये तीनों इक्वेशन सेम है तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होगा। तो यहाँ क्या करना है, a1 की वैल्यू क्या होगी, a1 क्या होगा 2, पहली इक्वेशन से निकालने, b1 क्या होगा 3 होगा, और c1 क्या होगा 7 होगा। उसी तरीके से a2 क्या होगा k माइनस 1, और b2 क्या होगा k प्लस 2, और c क्या होगा 3k। तो ध्यान रखना यहाँ पर जो a है, b है और c है, a b c, ये इस तरीके से पहले फाइंड आउट कर लेना है। अब पहले a1 बाई a2, b1 बाई b2 लेना है, ठीक है। तो a1 की वैल्यू क्या है यहाँ पर 2, और a2 की वैल्यू k माइनस 1, और b1 की वैल्यू 3 है, b2 की वैल्यू k प्लस 2 है, और सॉल्व करना था 2 ब्रैकेट k प्लस 2, 3 ब्रैकेट k माइनस 1। तो यहाँ पर आएगा 2k प्लस 4, 3k माइनस 3। तो सॉल्व करना है, तो इसको इधर ले आके आते हैं 3, और यहाँ से k की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी 7। तो 2k उधर चला गया और 3 इधर आ गया, तो यहाँ से k की वैल्यू फाइंड आउट। अब हम चेक कर सकते हैं, अगर यहीं पे k की वैल्यू नहीं आती, कोई इक्वेशन बनती, तो हम सेकंड वाली इक्वेशन, मगर ध्यान रखिए अगर मैं a1 b1 किसी से भी कर रहा हूँ, पहली इक्वेशन से कर रहा हूँ या दूसरी वजह से, तो आंसर सेम आने वाला है। तो यहाँ पर b1 b2 से भी करके चेक करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आएगा 3k प्लस 2, और यहाँ पर आएगा 7 3k। तो सॉल्व करते हैं, तो 9k इक्वल टू में 7k प्लस 14, मैंने डायरेक्टली डिवाइड, तो यहाँ पे आएगा 2k इक्वल टू में 14, तो k की वैल्यू 7। देखिए हर तरीके से k की जो वैल्यू आएगी वो 7 है, तो आप किसी का भी यूज कर सकते हैं, बस इतना पता होना चाहिए इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन क्या होता है और उसके अंदर कौन सी इक्वेशन लगने वाली है। और भी सॉल्यूशन आ सकते हैं, नो सॉल्यूशन आ सकता है, यूनिक सॉल्यूशन आ सकता है, वहां से फाइंड आउट करनी आ सकती है। सिर्फ इक्वेशन पता होनी चाहिए किस तरीके से बनने वाली है, तो पहले वो टेबल को आप याद कीजिए। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी बिल्कुल सिमिलर है, बस यहाँ पर मैंने इसलिए इसको क्वेश्चन को लिया है क्योंकि यहाँ पर सी है। तो आप सोचेंगे के बारे में ही होता है, नहीं, कोई भी वेरिएबल गिवन हो, एक्स और वाई के अलावा कोई भी वेरिएबल गिवन हो, तो उस इक्वेशन के अंदर हमें इसी तरीके से सॉल्व करना। तो a1 बाई a2, b1 बाई b2 इक्वल टू में c1 बाई c2, इस तरीके से क्वेश्चन आ जाएगा। इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है, यहाँ से a b c। तो ये आपके लिए होमवर्क है, ये आप करने वाले हैं क्वेश्चन। अब बात करते हैं नेक्स्ट। देखिए क्वेश्चन क्या है कि ए लैंडिंग लाइब्रेरी हैज अ फिक्स चार्ज ऑफ फर्स्ट 3 डेज। तो देखिए सबसे पहले क्या करना है, जब भी क्वेश्चन में ये टैक्सी फेयर से रिलेटेड है, तो क्वेश्चन या फिर ऐसी कुछ चीज है फिक्स चार्ज, तो यहाँ लिखना है लेट फिक्स चार्ज फॉर फर्स्ट 3 डेज एक्स। उसके बाद क्या करना है, एडिशनल चार्ज फॉर आफ्टर, या एडिशनल चार्ज है आफ्टर 3 डेज, 3 डेज के बाद जो चार्ज लगेगा उसको y मानना है। जब भी क्वेश्चन में फिक्स और एडिशनल चार्ज हो तो उसको x और y मान के करना है। आगे बोला है सरिता पेड 27 फॉर अ बुक कैब फॉर 7 डेज। तो 7 डेज का मतलब है 3 डेज के लिए उसने क्या किया, x चार्ज लिया, और 7 डेज के लिए तो 4y, 4 दिन बच गए ना। तो यहाँ पर क्या है 27 रुपीज। उसी प्रकार से नेक्स्ट जो इंसान है उसने 21 डेज के लिए बुक्स ली और 5 डेज के लिए, तो 3 डेज प्लस 5 डेज कितना होगा 2y इक्वल टू में 21। ध्यान रखिए जो x है ये 3 दिन के लिए है, 3 दिन के लिए, इंडिविजुअल भी बोल सकता है और 3 दिन के लिए भी बोल सकता है। अब सोल्व कर लीजिए। अब हम क्या लगाते हैं इसमें, एलिमिनेशन मेथड। तो यहाँ पर आएगा 2y इक्वल टू में 6, तो y की वैल्यू आ जाएगी 3, y की वैल्यू आएगी 3, और y की इसमें पुट कर देनी है, x प्लस में 6 इक्वल टू में 21, तो x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर सॉल्व करने पर आएगी 15। तो इस तरीके से हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो x का मतलब फिक्स चार्ज आ चुके हैं और y का मतलब है एडिशनल चार्ज आ चुके हैं। तो अगर वो एक्स्ट्रा कोई चार्ज पूछा हो या कुछ ऐड करके पूछा हो तो आप इससे वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन एज से रिलेटेड है, वो फिक्स चार्ज से रिलेटेड था, ये एज से रिलेटेड। फादर की एज इज थ्राइस द सम ऑफ द एज ऑफ द टू चिल्ड्रन आफ्टर 5 ईयर
ठीक है, तो फादर की एज पूछी, जब भी कोई भी सम दे रखा है दो चिल्ड्रंस का, तो वहां पे लेट करना है, लेट सम ऑफ टू चिल्ड्रन, तो वाई मान लेना है। फादर की एज को हम एक्स मान लेते हैं। देखिए क्वेश्चन में इक्वेशंस दो ही बनती हैं, हम जब करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कुछ क्वेश्चन तो उसको भी इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो ध्यान रखिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप क्वाड्रेटिक से करें या फिर दो वेरिएबल बना के करें, वहां पे लिखा नहीं है, तो इसको क्वेश्चन को किस तरीके, जिस तरीके से बोला गया है इस तरीके से ही करना है। ठीक है, फादर एज, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप एक्स मान के भी कर सकते हैं, इसमें दो इक्वेशन बनी है उसको एक्स मान सकते हैं। तो सबसे बोला फादर एज, फादर की एज इज थ्राइस द सम, तो सम हमने y माना है तो y मान लेते हैं। ठीक है, तो ये एक इक्वेशन आ चुकी है। देखिए जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन करने वाले हैं उस चैप्टर के अंदर, तो उस चैप्टर के अंदर हम ये इक्वेशन फर्स्ट नहीं मानते, हम क्या करते हैं डायरेक्ट क्या करते हैं, यहाँ पे जो x की वैल्यू है उसको ये मान लेते हैं 3y, या फिर y की वैल्यू को कुछ मान लेते हैं। ठीक है, जो x यहाँ से निकाल सकते हैं, तो फिर उस तरीके से भी कर सकते हैं। अगर एग्जाम में आता है क्वेश्चन तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं है क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप दो इक्वेशन बनाने में इजी समझते हैं तो दो इक्वेशन बनाइए। उसके बाद बोला आफ्टर 5 ईयर, तो 5 साल के बाद, तो फादर भी 5 साल बड़े हो गए, हिज एज विल बी ट्वाइस टाइम्स, तो दुगनी हो जाएगी। अब देखिए y जो था उसमें दो बच्चे थे, तो यहाँ 5 + 5 दो बार ऐड होगा, तो यहाँ पर आएगा x + 5 इक्वल टू में 2, y + 10। ध्यान से देखिए मैंने यहाँ 5 5 क्यों ऐड किया, क्योंकि दो चिल्ड्रन थे, दोनों की एज प्लस प्लस, हमें यहाँ पे y की वैल्यू नहीं अभी निकालनी, सिर्फ फादर की एज निकालनी है। तो सोल्व किया तो x + 5 2y प्लस में 20, तो यहाँ पर सोल्व करेंगे तो यहाँ पर इक्वेशन x की जगह हम रख देते हैं 3y + 5 इक्वल टू में 2y + 20, यहाँ पे y की वैल्यू आ जाएगी 15। अब y 15 आ चुका है तो यहाँ पे पुट करना है, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, तो यहाँ पर आएगा x इक्वल टू में 3 इंटू में 15, तो यहाँ पर आएगा 45। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आप चीजें समझ पा रहे हैं। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है ये फ्रैक्शन बिकम 1/3, तो फ्रैक्शन जब भी क्वेश्चन में हो तो लेट कीजिए फ्रैक्शन को x/y, ये ध्यान रखिए फ्रैक्शन को लेट करना है x बाई, बोला है कि दो घटा दिया जाए न्यूमिनेटर से, बिन से दो घटा दिया जाए, तो यहाँ पर देखिए जो सबसे ऊपर होता है न्यूमिनेटर, ये डिनोमिनेटर, तो इसमें से दो घटा दिया जाए, तो इक्वेशन में जो है एंड, अब y के बारे में तो कुछ नहीं बोल रखा, तो इसको इस तरीके से लिखना है। उसके बाद बोला है इट्स बिकम 1/2 व्हेन सब्ट्रैक्ट फ्रॉम डिनोमिनेटर। अब दूसरे वाली इक्वेशन में क्या बोल रखा है, अब की बार एक किससे घटा दिया जाए, जो डिनोमिनेटर में है, ठीक है, उससे घटा दिया जाए। ठीक है, तो इसको सोल्व करना है 1/2। अब देखिए यहाँ से सोल्व करेंगे तो आएगा 3x - 6 इक्वल टू में y, तो ये इक्वेशन बन गई 3x - y इक्वल टू में 6। यहाँ से आएगा 2x इक्वल टू में y - 1, तो यहाँ पर आएगा 2x - y इक्वल टू में -1। तो देखिए दो इक्वेशन हमारे पास बन चुकी है। अब इसके अंदर एलिमिनेशन लगाएंगे और सॉल्व करें, तो आएगा 3x - y इक्वल टू में 6, 2x - y इक्वल टू में -5। तो अब सॉल्व करेंगे तो ये y सेम कोफिशिएंट के साथ है, तो इसको सॉल्व करने, तो ये साइन बदल जाएंगे, यहाँ पर x की वैल्यू हो जाएगी 7, x 7 आ चुका है, y पुट कर दीजिए यहाँ पर, तो 3 इंटू में 7 माइनस वाई इक्वल टू में 6, तो y इधर चला जाएगा, तो यहाँ पर है 21 माइनस 6, तो यहाँ पर 15y। तो जो इक्वेशन जो फ्रैक्शन बनने वाला है वो फ्रैक्शन बनने वाला है 7/15। तो इस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। तो देखिए देखिए सम ऑफ टू डिजिट नंबर, देखिए जब भी क्वेश्चन में टू डिजिट नंबर है तो हमें क्या करना होगा, एक यूनिट डिजिट को x मानना होगा या y मान सकते हैं, किसी भी डिजिट को, यूनिट डिजिट को x मानते हैं तो टेंथ डिजिट जो होगी उसको y मान लेते हैं। आप ये उल्टा भी कर सकते हैं, पहले 10 को y मान सकते हैं, इसको x मान सकते हैं और इसको y मान सकते हैं। आगे बोला रिवर्सिंग द डिजिट, तो पहले नंबर बनाएंगे, क्वेश्चन में इस तरीके से नंबर बनाएंगे, तो नंबर क्या बनेगा 10y प्लस में x, कैसे बना, जैसे 79, तो 79 को किस तरीके से लिखते हैं, 7 इंटू में 10 प्लस में 9 लिखते हैं ना। तो जो टेंथ डिजिट है ये टेंथ डिजिट होती है, तो इसको हम y, तो जो हमने माना उसको y से मल्टीप्लाई किया 10 को, और यूनिट डिजिट को अकेला छोड़ दिया यहाँ पर 9। ठीक है, इस तरीके से। अब इसका इंटरचेंज नंबर या रिवर्स नंबर, इंटरचेंज नंबर को किस तरीके से लिख सकते हैं, 10x यूनिट डिजिट था, इंटरचेंज क्या होगा 97 होगा इसका इंटरचेंज, तो यहाँ पर आएगा ये इस तरीके से लिखा होगा। अब क्वेश्चन में बोला है कि इन दोनों का जो सम है, टू डिजिट नंबर और जो रिवर्स करने के बाद नंबर है, इन दोनों का सम हमारे पास 66 है। तो यहाँ पर लिखा मैंने, पहले नंबर लिख देते हैं, तो यहाँ पर आएगा 10y प्लस एक्स प्लस 10x प्लस वाई इक्वल टू में 66, यहाँ पर आएगा 11x प्लस 11y इक्वल टू में 66, तो x प्लस में y इक्वल टू में 6। तो इस तरीके से पहली इक्वेशन हमारे पास बन चुकी है। आगे बोला इफ द डिजिट ऑफ द नंबर डिफर बाय 2, देखिए क्वेश्चन में, क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, क्या क्वेश्चन गिवन है, ध्यान दीजिए यहाँ पर डिफरेंस, जो नंबर के बीच में जो डिफरेंस आएगा वो दो डिजिट का, जैसे मैंने एक एग्जांपल लेता हूँ 42 और 24, मगर हमें ये नहीं पता यहाँ पर टेंथ डिजिट बड़ा है या फिर वंस डिजिट बड़ा है, दोनों इक्वेशन बन सकते हैं। तो इस केस में हमारे पास दो इक्वेशंस और बनने वाली है, तो x माइनस टू वाई माइनस एक्स इक्वल टू में 2, ये ध्यान रखना। मगर ये सॉल्व करते समय ये सेकंड ये थर्ड, तो ये आपस में सॉल्व नहीं होंगी, ये आपस में सॉल्व नहीं करनी, ये फर्स्ट वाली इक्वेशन के साथ सॉल्व करनी। तो देखिए सॉल्व करते हैं हम, एक बार रखते हैं x माइनस वाई इक्वल टू में 2, तो यहाँ से जो आंसर आएगा ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 2x इक्वल टू में 8, तो x की वैल्यू हो जाएगी 4, x की वैल्यू 4 आ गई तो इसमें पुट कर दीजिए इस इक्वेशन में, तो यहाँ पर जो
4 इसमें आ गई वैल्यू, तो यहाँ पर जो x की वैल्यू आएगी, जो y की वैल्यू आएगी वो आएगी 2। बिल्कुल एग्जांपल उसी बेस पे लिया था। तो यहाँ पर आएगा, अब दूसरे दोबारा सोल्व करना है, तो x प्लस वाई इक्वल टू में 6, y माइनस एक्स, तो माइनस एक्स को आगे लिख लेते हैं, x x कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर आएगा 2y इक्वल टू में 8, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 4, और जब x की वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो x की वैल्यू आएगी 2। तो इस तरीके से, तो देखिए दो इक्वेशंस यहाँ पे बन गई है। इस इक्वेशन से हमारी जो वैल्यू बनेगा, जो नंबर बनेगा, यहाँ पुट करना है, यहाँ पे पुट करना है y की वैल्यू 2, तो यहाँ पर 24 बनेगा, और इससे पुट करेंगे तो यहाँ पर बनेगा 42। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ, देखिए यहाँ क्वेश्चन में बोला गया है अगर क्वेश्चन में बोला गया है कि टेंस डिजिट बड़ा है, तो यहाँ पर फिर ये दो इक्वेशंस बनाने की जरूरत नहीं है। टेंस डिजिट बड़ा है तो उसको सामने रख, उसको आगे रखना है। अगर बोला वंस डिजिट बड़ा है तो यहाँ पे रखना है। तो ये ध्यान रखिए क्वेश्चन को करते समय। अब देखिए चैप्टर नंबर 4 की बात करते हैं। चैप्टर नंबर 3 में इतने ही क्वेश्चंस बनते थे, हमने सभी चीजें कंप्लीट कर दी। अब चैप्टर नंबर 4 से बात करते हैं। तो चैप्टर नंबर 4 है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखिए चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इक्वेशन कैसी होती है क्वाड्रेटिक, वो इस प्रकार से बनती है, इसको कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसकी हाईएस्ट वैल्यू जो वेरिएबल है उसकी पावर 2 हो। तो इसके अंदर दो चीजें हैं, एक है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, एक है डिस्क्रिमिनेट या डी मेथड। ठीक है, डी मेथड। ठीक है, डी के अंदर कैसे सॉल्व करना है, डी को पहले निकालना है, ये फॉर्मूला होता है, पहले डी निकालना है, उसके बाद एक्स निकालने के लिए करना होगा माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी डिवाइड में 2a प्लस माइनस। ठीक है, तो इस तरीके से सॉल्व करना है। तो यहाँ पर तीन चीजें, एक दो तीन, ये तीन मैंने पॉइंट लिखे, महत्वपूर्ण पॉइंट, ये हिंदी वालों के लिए ये ध्यान रखना। जब भी क्वेश्चन में के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, या कोई भी इक्वल रूट्स निकाल के, कोई भी वेरिएबल ए बी सी डी जो भी निकालने के लिए फॉर्मूला है, तो ये ध्यान रखना। तो उस क्वेश्चन में बोला जाएगा कि ये इक्वल रूट्स हैं या टू डिस्टिंक्ट रूट है, तो टू डिस्टिंक्ट रूट जब ये सिचुएशन आती है, जब जीरो से बड़ा हो डी, तो उसको आगे हम सॉल्व कर सकते हैं। जब इक्वल हो उसको भी सॉल्व कर सकते हैं, मगर लेस देन में कोई सॉल्व नहीं, तो उसके कोई रूट नहीं बनने वाले। और जो के की वैल्यू के लिए ज्यादातर जो चीजें आती हैं वो इक्वल टू वाली आती है। देखिए अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तब और क्लियर होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रूट टू एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 रूट टू। देखिए इसमें प्राइम फैक्टराइजेशन को सॉल्व करके हम सॉल्व करते हैं। देखिए ये दो क्वेश्चन मैंने इसलिए लिया कि आपको प्राइम फैक्टराइजेशन समझ आ जाए और डी समझ आ जाए। तो क्या करना है कि पहले वाले का कोफिशिएंट और लास्ट वाले की जो वैल्यू उनको मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर ये दोनों मल्टीप्लाई करें 10, अब बीच में क्या निकालते हैं, एलसीएम निकालते हैं इस तरीके से। तो यहाँ पर ये दोनों स्प्लिट हो चुके हैं, तो अब मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं। तो यहाँ पर आएगा रूट टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5x प्लस 5 रूट टू। तो अब इन दोनों में कॉमन क्या आएगा, रूट टू एक्स, यहाँ पर बचा x, यहाँ पर बचेगा रूट टू, यहाँ आएगा 5 और x प्लस रूट टू। अब ये दोनों एक साथ लिख लीजिए, और यहाँ पर आएगा x प्लस रूट। यहाँ पर x की वैल्यू को 0 के इक्वल रखिए, और x की वैल्यू आ जाएगी माइनस 5 बाई रूट टू, और एक x की वैल्यू आएगी माइनस रूट टू। तो इस तरीके से हम वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं इसकी। ठीक है, अब एक डी वाला क्वेश्चन और देख लेते हैं कि किस तरीके से हम डी निकाल सकते हैं किसी भी क्वेश्चन के अंदर। देखिए डी निकालने के लिए क्या करना होगा, क्वेश्चन जो होगा वो कुछ इस तरीके से होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू में 0। तो इसके अंदर हम डी निकालते हैं। तो सबसे पहले डी निकालते हैं, तो आएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी क्या होगा, ये वाली वैल्यू, तो यहाँ पर आएगा माइनस 3 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू में ए की वैल्यू 1 है और सी की वैल्यू माइनस 10, तो यहाँ पर आएगा 9 प्लस 40, तो 49 आएगा। अब एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो एक्स के लिए क्या होगा, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बाई 2a। तो यहाँ पर आएगा माइनस बी का मतलब है माइनस बी माइनस थ्री प्लस, ठीक है, प्लस माइनस अंडर रूट 49 2 इंटू 1। तो यहाँ सोल्व करें तो 3 प्लस माइनस 7 बाय 2, तो इसको दो बार लिखना है, तो 3 प्लस 7 बाई 2, तो यहाँ पर आएगा 10 5, ठीक है, और 3 माइनस 7 बाई 2, यहाँ पर जो निकल गई माइनस 2। तो ये दो वैल्यू इस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होंगी ये वैल्यू। डी इस तरीके से सॉल्व करना है और प्राइम फैक्टराइजेशन इस तरीके से सॉल्व करना है। ये 1 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है, ज्यादा कुछ क्वेश्चन आने वाला है। देखिए आप क्वेश्चन में फाइंड द वैल्यू ऑफ पी निकालनी है, और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है जहाँ पर टू इक्वल रूट्स है। इक्वल रूट्स का मतलब डी की वैल्यू 0 के इक्वल है। तो यहाँ पर क्या करना है, पहले इस इक्वेशन को लिख लेते हैं। अब क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। ये कुछ इस तरीके से है, पी एक्स को मैंने पहले इसके साथ बताया। अब यहाँ पर ए की वैल्यू पी है, बी की वैल्यू माइनस 2p है, और सी की वैल्यू 6 है। अब डी निकालना है, डी 0 के इक्वल है, तो यहाँ पर डी की वैल्यू क्या होगी, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो माइनस 2p का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू में p इंटू में 6 इक्वल टू में 0, तो आएगा 4p स्क्वायर और माइनस 24p इक्वल टू में 0। p कॉमन ले लेते, 4p कॉमन ले लेते हैं, 4p है, ठीक है, तो यहाँ पर आएगा p माइनस 6 इक्वल टू में 0। तो 4p इक्वल टू में 0, तो p की वैल्यू एक आएगी 0 और एक आएगी 6। तो इस तरीके से हम p की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। सेकंड वाले में भी बोला है इक्वल रूट्स हैं, तो ये आपके लिए है k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये आपके लिए है किस तरीके से k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो पहले d निकालना है इसमें, तो d कितना आ जाएगा, b स्क्वायर, तो यहाँ पर आएगा k स्क्वायर माइनस 4 इंटू में यहाँ पर 4 इंटू k इंटू 2। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये आपको ये समझ आ रही होंगी। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है
वर्ड प्रॉब्लम। तो देखिए क्वेश्चन क्या बनने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर, जो क्वेश्चन बनने वाला था फर्स्ट चैप्टर, डी निकालने के लिए आ सकता है, के निकालने के लिए, और वर्ड प्रॉब्लम से ज्यादातर चांसेस जो है वर्ड प्रॉब्लम है, 5 मार्क्स में जो आएगी वो वर्ड प्रॉब्लम ही आने वाली है। तो इसलिए इनको ध्यान में रखते हुए ये क्वेश्चन दिए गए हैं। देखिए अब क्वेश्चन को किस तरीके से बोला है, सम ऑफ टू नंबर्स। देखिए अगर हम पिछले वाले चैप्टर से करते हैं तो यहाँ पर क्या करते हैं, लेट वन नंबर इज एक्स, वन नंबर इज एक्स, अनदर नंबर इज वाई मानते हैं। अगर यहाँ सम बोला हुआ है तो देखिए अगर मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, तो मुझे इस तरीके से साइड में लिख लेना है। तो यहाँ से जो y की वैल्यू आएगी 15 माइनस एक्स आ जाएगी, वो यहाँ पे लिख लेना है, अनदर नंबर ये मानना है। तो एक इक्वेशन जो हमें गिवन है उसमें से y की वैल्यू निकाल के हमें दूसरा नंबर लेट कर लेना है। अब बोला है क्वेश्चन में, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इफ द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल, इनका रेसिप्रोकल का सम, तो इनका रेसिप्रोकल मतलब इसका रेसिप्रोकल और इसका रेसिप्रोकल, इन दोनों का सम जो है वो 3/10 गिवन। तो यहाँ आएगा 15 माइनस एक्स प्लस एक्स डिवाइड में एक्स, 15 माइनस एक्स इक्वल टू में 3/10, एक्स से एक्स कैंसिल, 15 यहाँ आएगा 15x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू में 3/10। ठीक है, ये ऊपर से कैंसिल आउट हो सकता है, 5 क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 50 इक्वल टू में 15x माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 15x, तो उस तरफ ले गए, ठीक है, और प्लस 50। तो इसको सॉल्व करते हैं, डी से भी सॉल्व कर सकते हैं और आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से का भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर आएगा x माइनस 10 माइनस 5x माइनस 10। तो यहाँ पर x की वैल्यू जो निकल के आएगी, x माइनस 10 इक्वल टू में 0, x की वैल्यू 10 आ गई, और एक वैल्यू जो आएगी वो यहाँ पे कर देते हैं, ठीक है, x माइनस 5 इक्वल टू में 0, तो x की वैल्यू आ जाएगी 5। तो ये दो वैल्यू आ रही है, तो दो वैल्यू x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो x की वैल्यू यहाँ पर अगर हम 10 रखते हैं तो दूसरी वाली वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5, ठीक है, और 5 रखते हैं तो वैल्यू आ जाएगी 10। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए ट्रेन वाले क्वेश्चन है, ट्रेन वाले में ध्यान रखिए, अगर टाइम के बारे में इक्वल दे रखा है तो यहाँ भी टाइम बनाना है, दोनों तरफ टाइम के बारे में बात की है तो दोनों तरफ टाइम होनी चाहिए, स्पीड की बात की तो दोनों तरफ स्पीड बननी चाहिए। और ये टाइम का मतलब होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और स्पीड का मतलब होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, और डिस्टेंस का मतलब होता है स्पीड इनटू टाइम। ये तीन फॉर्मूले हमें यूज करने होंगे जब भी टाइम और डिस्टेंस का यूज करना है। और ध्यान रखिए अगर कभी भी किसी की स्पीड ज्यादा करते हैं तो वहां पर समय कम लगता है, समय कम लगता है। तो यहाँ जैसे दे रखा है एक ट्रेन ट्रेवल कर रही थी 360 किलोमीटर एक यूनिफॉर्म स्पीड से, अगर उसकी स्पीड 5 किलोमीटर ज्यादा बढ़ा दी जाए तो उसे 1 घंटा कम लगेगा। तो ध्यान रखिए क्वेश्चन के अंदर हमें टाइम गिवन है इक्वल टू में, मतलब 1 घंटे के बारे में। तो पहले सबसे पहले लेट करते हैं, लेट स्पीड जो भी निकालना है उसको लेट कर लें, तो स्पीड x किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जैसे ही बोला है तो डिस्टेंस कितना है 360 किलोमीटर, अब x पहले मान लिया था, अब 360। अब क्या करना है, देखिए यहाँ फॉर्मूला बनना चाहिए डिस्टेंस अपॉन स्पीड इक्वल टू में टाइम, ये होता है। तो डिस्टेंस 360 है और यहाँ पर x है, यहाँ आएगा 360 x प्लस 5। ऐसा मैंने क्यों किया, ऐसा मैंने इसलिए किया क्योंकि ध्यान रखिए जब इस तरफ टाइम है तो यहाँ भी टाइम बनना चाहिए, तो डिस्टेंस अपॉन, और जिसकी स्पीड ज्यादा होगी उसको क्या लगेगा, कम समय लगेगा, तो वो हमेशा पीछे आएगा। मतलब जिससे ज्यादा, अगर सोचो यहाँ पे 4 घंटे लगते इसको और इसको 3 घंटे लगते, तो इसका मतलब है इसमें 3 घंटे स्पीड ज्यादा है तो 3 घंटे लगेंगे ना। तो यहाँ इस तरीके से जिसकी स्पीड कम है उसको आगे लिखना, और अगर डिफरेंस गिवन है या बोला कि वन लेस देन वन मोर देन, तो इस तरीके से हम सोल्व कर सकते हैं क्वेश्चन में। तो 360 कॉमन ले लेते हैं, यहाँ बचेगा 1/x, 1x प्लस 5 इक्वल टू में 1, तो यहाँ आएगा x प्लस 5 माइनस एक्स, यहाँ बचेगा x प्लस में 5, यहाँ आएगा 360 इस तरीके से। तो आएगा 360 इंटू 5 क्योंकि x से x कैंसिल हो गया, और यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस में 5x इक्वल टू में 1। तो सॉल्व करें तो आएगा 360 इंटू में 5 इक्वल टू में एक्स स्क्वायर प्लस में 5x, तो आएगा एक्स स्क्वायर प्लस में 5x माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो मल्टीप्लाई करने पे कितना वैल्यू बनेगी 0, 33 और 1800। तो इसको सॉल्व करना है, आई थिंक 40 और 45, 40 और 45 इनकी वैल्यू बनने वाली है, तो इनको स्प्लिट करना है। अब क्वेश्चन को किस तरीके से सोल्व करना है, तो यहाँ लिखना है एक्स स्क्वायर प्लस 45x माइनस 40x। आप डी से भी कर सकते हैं, मैंने डी सिखा दिया आपको, डी का भी यूज करना आना चाहिए, अगर आप डी से करते हैं तो डी में भी कर सकते हैं। तो एक्स स्क्वायर, यहाँ पर एक्स कॉमन ले लीजिए, यहाँ पे सोल्व कर देते हैं, चलिए तो यहाँ पर सोल्व कर देते हैं। तो यहाँ पर सोल्व करते हैं, तो यहाँ आएगा एक्स कॉमन ले लेते हैं तो एक्स प्लस 45 माइनस 40 कॉमन ले लेते हैं तो एक्स प्लस 45 इक्वल टू में 0, तो x माइनस 40 x प्लस 45 इक्वल टू में 0, तो x की वैल्यू आ जाएगी 40 और x की वैल्यू आएगी माइनस 45। तो x का मतलब है 40 वैल्यू आई है, तो हमारी जो स्पीड थी वो 40 किलोमीटर। अगर इंक्रीज स्पीड की बात करें, यहाँ लेट कर सकते हैं इंक्रीज स्पीड की बात करेंगे क्वेश्चन के अंदर, तो यहाँ आएगा x प्लस 5, एक्स प्लस 5 का मतलब है 45, 40 प्लस 5, 40 प्लस 5, तो इस तरीके। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या गिवन है, एक ट्रेन ट्रेवल कर रही है एक एवरेज स्पीड से जिसका डिस्टेंस 50 किलोमीटर है, और देन ट्रेवल पहले 50 किलोमीटर उसके बाद 63 किलोमीटर है, और एवरेज स्पीड जो है वो इंक्रीज हो गई 6 मोर किलोमीटर जो पहले वाली स्पीड थी। इफ
इट टेक्स 3 आवर टू कंप्लीट द जर्नी। देखिए पिछले वाले क्वेश्चंस में क्या गिवन था, जब स्पीड इंक्रीज की थी तो वही ट्रेन जो थी उनके बीच में एक डिफरेंस था टाइम का कि 1 घंटा उसे कम समय लगे। मगर यहाँ डिस्टेंस किस तरीके से है, अगर डिस्टेंस इस तरीके से है कि पहले वो 54 किलोमीटर चलती है, फिर उसके बाद 63 किलोमीटर चलती है, तो ये एक ही ट्रेन है और दोनों का जो टाइमिंग है मर्ज करके गिवन है 3 आवर। तो ध्यान दीजिए ये दोनों यहाँ जो आएगी, जो वैल्यू आएगी वो ऐड करने के बाद आएगी, तो ये जो टाइम है, टाइम दोनों को मिलाकर दिया गया है, कंप्लीट आवर। तो इस तरीके से ध्यान रखिए क्वेश्चन के अंदर। तो क्वेश्चन में सबसे पहले क्या करना है, जो चीजें निकालनी है उसको लेट करना है, तो लेट स्पीड या एवरेज स्पीड लिख सकते हैं x किलोमीटर पर आवर, और इंक्रीज स्पीड, इंक्रीज एवरेज स्पीड, यहाँ पे मैं एवरेज भी लिखता हूँ, एवरेज स्पीड x प्लस 6 किलोमीटर आवर। और देखिए यहाँ डिस्टेंस डिफरेंट है, सेम में भी ऐसा हो सकता है कि सेम डिस्टेंस में भी ऐसा हो जाए, ठीक है, और डिफरेंट डिस्टेंस में भी ऐसा हो सकता है। तो यहाँ ध्यान दीजिए हमें क्या करना है, यहाँ पर टाइम गिवन है तो यहाँ पे भी टाइम बना, तो डिस्टेंस अपॉन में पहले स्पीड x थी, अब 63 किलोमीटर, तो x प्लस 6, और टाइम यहाँ पर प्लस इसलिए किया है क्योंकि ये दोनों को मिलाकर टाइम गिवन है, तो ये ध्यान रखिए। अब देखिए इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है तो कॉमन निकाल लीजिए, 3 कॉमन निकाल लेते हैं, तो यहाँ पर बचेगा 18x प्लस 21x, x प्लस 6, 3 से 3 कैंसिल। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए, या अगर और भी वैल्यू कॉमन आ रही है तो कॉमन निकाल सकते हैं। ये मैंने क्रॉस मल्टीप्लीकेशन इसलिए किया कि मुझे एलसीएम नीचे रखना था। इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। आगे सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पर आएगा 18x प्लस 18 इंटू 6 प्लस 21x, और ये वाली चीज दूसरी तरफ चली गई तो एक्स स्क्वायर प्लस 6x बन जाएगा। ये दोनों प्लस माइनस हो सकते हैं, तो यहाँ पर बनेगा 39x प्लस 108 इक्वल टू में एक्स स्क्वायर प्लस में 6x। इसके बाद यहाँ इक्वेशन बनेगी एक्स स्क्वायर, इनको उस तरफ लेके जाते हैं, तो 6x माइनस 39x माइनस 108। तो यहाँ पर सॉल्व करना है, तो यहाँ पर ये सॉल्व होके एक्स स्क्वायर माइनस 33x माइनस 108 इक्वल टू में 0। अब इसको सॉल्व करना है, तो यहाँ देखिए इसका फैक्टर कर सकते हैं आप, डी वाले फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं, तो यहाँ पर आएगा 36x प्लस 3x माइनस 108 इक्वल टू में 0। x कॉमन ले लीजिए, x माइनस यहाँ पर 3 कॉमन ले लीजिए, x माइनस 36, तो यहाँ पर आएगा x प्लस 3 और x माइनस 3 36 इक्वल टू में 0। तो x इक्वल टू में माइनस 3 तो रिजेक्ट हो जाएगी, तो स्पीड माइनस में नहीं आने वाली, तो x की वैल्यू कितनी आएगी 36 किलोमीटर। तो ये एवरेज स्पीड है। अगर क्वेश्चन में पूछा जाए इंक्रीज स्पीड तो इसमें 6 ऐड करके आप वैल्यू बता सकते हैं। तो देखिए दोनों दो तरीके के डिफरेंट क्वेश्चन है, एक में डिस्टेंस की वन था, सेम डिस्टेंस और डिफरेंस दिया हुआ था टाइम का, अगर स्पीड इंक्रीज करते हैं तो 1 किलोमीटर कम या इस तरीके से लगता है, और इसके अंदर मर्जर टाइम गिवन था कि दोनों को मिलाकर टाइम गिवन था, तो ये दोनों डिफरेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चन आए तो आपको इस तरीके से करने हैं। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए मैंने हर तरीके के क्वेश्चन लिए, ट्रेन के क्वेश्चन लिए, अब जो है ये डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम से रिलेटेड भी क्वेश्चन आ गए हैं। तो देखना ध्यान से, जब भी डाउनस्ट्रीम की बात हो तो डाउनस्ट्रीम में हमेशा ये ध्यान रखिए कि x प्लस वाई होता है, इसमें स्टिल वाटर और स्टीम वाटर दोनों का जो जो स्पीड है दोनों की वो हमेशा ऐड होती है, और अपस्ट्रीम के अंदर हमेशा x माइनस वाई गिवन होती है। सबसे पहली चीज आपको ये समझनी है कि डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम में क्या करना है। उसके बाद जो स्पीड गिवन है वो स्टिल वाटर की स्पीड गिवन है, इट मींस x की वैल्यू गिवन है, तो यहाँ पर लिखना है लेट y को मान लेते हैं हम, या कह सकते हैं स्टीम वाटर को जो निकालनी है वैल्यू, स्पीड स्पीड ऑफ स्टीम वाटर या स्पीड ऑफ स्टीम इक्वल टू में x, लेट स्पीड ऑफ स्टीम इक्वल टू में x। अब उसके बाद अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन जाना है, तो देखिए 18 किलोमीटर, 18 किलोमीटर जो है यहाँ पर ये x की वैल्यू, तो यहाँ पर जो डाउन स्ट्रीम बनती है वो बनती है 18 प्लस x, और अपस्ट्रीम जो बनती है वो बनती है 18 माइनस x। ध्यान से समझ लीजिए इस चीज को। अब क्वेश्चन में क्या बोला है कि स्टिल वाटर टेक्स 1 मोर आवर, तो ध्यान दीजिए। अब देखिए डाउन स्ट्रीम में जो स्पीड है वो फास्ट होने वाली है क्योंकि ऐड हो रही है स्पीड, और इसमें कम होने वाली है, तो जो कम होती है उसको आगे लिखते हैं, और यहाँ पर 24 किलोमीटर डिवाइड में 18 माइनस एक्स। ये समझ आया जो मैंने किया। जब भी टाइम का डिफरेंस दिया हो ज्यादा कम, तो ये ध्यान रखिए हमेशा क्वेश्चन के अंदर कि क्वेश्चन के अंदर जो वैल्यू गिवन होगी वो हमेशा स्पीड आगे जिसकी कम होने वाली है, तो यहाँ पर जो माइनस में है तो इसका मतलब अपस्ट्रीम जो की स्पीड है उसकी कम होने वाली है, तो यहाँ पर आएगा 18 प्लस एक्स इक्वल टू में 1। अब 24 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पर बचेगा 1, 18 माइनस एक्स माइनस 18 प्लस एक्स। इसको सॉल्व करना है, तो यहाँ पर आएगा 24, एलसीएम लेते हैं तो 18 प्लस एक्स माइनस 18 प्लस एक्स इक्वल टू में 18 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पर मैंने डायरेक्ट इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया है, तो यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म है, 18 से 18 कैंसिल, यहाँ पर बनेगा 24 इंटू
2x 324 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू में 1। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं तो यहाँ पर आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 324 इक्वल टू में 48x। और ये इक्वेशन को सही करते हैं तो यहाँ बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 48x माइनस 324 इक्वल टू में 0। अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन के अंदर। तो देखिए स्प्लिटिंग करना है, आप डी से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगी जो वैल्यू आएगी वो आएगी एक्स स्क्वायर प्लस 54x माइनस 6x माइनस 324 इक्वल टू में 0। एक्स कॉमन लेना है तो x प्लस 54, एक्स प्लस 54 यहाँ पर बचेगा माइनस 6 कॉमन लेना है तो x प्लस 54 इक्वल टू में 0। तो x की वैल्यू जो आएगी वो 6 किलोमीटर पर आवर आ जाएगी। तो इसका मतलब जो स्टीम वाटर की जो स्पीड है वो 6 किलोमीटर पर आवर निकल के आई। तो इस तरीके से अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम वाले क्वेश्चन कर रहे हैं। स्टीम वाटर का गिवन है तो ये वाली वैल्यू लेट कर रही है हमने, जो इसको वैल्यू मान लेना है, ठीक है। वैसे क्वेश्चन इस तरीके से ही आएगा, क्वेश्चन कुछ डिफरेंट आने वाला नहीं है बोर्ड में। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या गिवन है, टू वाटर टैप टुगेदर कैन फिल। देखिए ध्यान से समझिए क्वेश्चन को समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। क्वेश्चन अगर आपको समझ आ गया तो क्वेश्चन इजीली हो जाएगा। दो वाटर टैप है जो दोनों मिलकर दोनों मिलकर बात कर रहा है, तो इसका मतलब जब इक्वेशन बनाऊंगा तो उसमें प्लस आएगा बीच में, ये ध्यान रखें। मेरे को ये सब चीजें पता चल गई। अब बोला कि लार्जर टैप का जो डायमीटर है वो 10 घंटे कम लेता, तो इसका मतलब स्मॉलर टैप का जो समय वो ज्यादा लेता होगा। तो यहाँ पर लिखना स्मॉलर डायमीटर वाले लेट कर लेना, लेट स्मॉलर डायमीटर टैप इज x और लार्जर डायमीटर टैप x माइनस 10। तो यहाँ से पहली चीज है हमें समझ आ गई। अब बात करते हैं देखिए नेक्स्ट की। देखिए जब भी क्वेश्चन के अंदर टैप से रिलेटेड क्वेश्चन हो, वर्क से रिलेटेड क्वेश्चन हो, तो हम हमेशा एक ध्यान रखिए, हम जो भी ये काम निकालते हैं वो 1 घंटे से रिलेटेड निकालते हैं, 1 आवर से रिलेटेड निकालते हैं। तो यहाँ लिखना है कि टैंक फिल्ड बाय टैप ऑफ स्मॉलर डायमीटर इन 1 आवर, कि 1 घंटे में जो है कितना। तो यहाँ पर ये चीज जो है फ्रैक्शन, क्योंकि एक को हम क्या मानते हैं, काम को एक क्या मानते हैं कि अगर काम गिवन नहीं है तो काम को हम हमेशा 1 मानते हैं। और जब हमें पता है कि इतने घंटे में भरता है तो 1 घंटा निकालने के लिए क्या करना होगा, जो काम हमारे पास गिवन है उसको डिवाइड कर देना होगा जितने आवर उसने काम किया, तो हमें पता चल जाएगा कि उसने 1 घंटे में कितना काम किया। उसी प्रकार से लार्जर डायमीटर इन 1 आवर, लार्जर डायमीटर जिसका है उस वो कितने घंटे में भरता है। तो यहाँ पर आएगा 1/x-10। अब देखिए क्वेश्चन के अंदर जाना है, अब दोनों को मर्ज करके टाइम गिवन है। तो देखो सिंपल इक्वेशन है 1/x प्लस 1/x-10 इक्वल टू में। अब देखिए जो समय गिवन है वो कितना गिवन है, यहाँ पर ये क्वेश्चन में कंप्लीट नहीं है, 9 3/8 आवर है क्वेश्चन के अंदर, 9 3/8 आवर है। तो इसको हम सुधार लेते हैं, तो ये जो आएगी वैल्यू आएगी यहाँ पर 72 75/8। अब देखिए ये समय जो है ये भी तो 1 घंटे का आना चाहिए, तो यहाँ पर भी क्या करना है, इसको फ्रैक्शन में लिखना है, मतलब 1 बाय करके लिखना है। तो इसको तो ये 8 ऊपर चला जाएगा, तो x-10 प्लस x डिवाइड में x-10 और यहाँ पर आ जाएगा 8/75। तो यहाँ सोल्व करना है, तो सोल्व करेंगे तो आप यहाँ पर आएगा 2x-10 और यहाँ बचेगा x स्क्वायर माइनस 10 x 8/75। तो यहाँ 2 कॉमन ले लें तो x-4 और 8/75 एक्स स्क्वायर माइनस 10x, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगी वैल्यू। तो यहाँ से एक इक्वेशन बन जाएगी 75x माइनस 75 इंटू 4x स्क्वायर माइनस 4 40x, यहाँ से 40x। इसको सॉल्व करना है, तो सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर बनेगा, सॉल्व करने के बाद 4x स्क्वायर इसको उस तरफ लेके जाना है, तो यहाँ पर ऐड वैल्यू हो जाएगी, तो यहाँ पर बनेगा 115x माइनस 22 और यहाँ पर जो वैल्यू बनने वाली है कितनी बने 300 समथिंग वैल्यू बनती है। कुछ मिस्टेक तो नहीं, हाँ यहाँ 5 है, यहाँ पर 5 है, ये 5 है वैल्यू। तो यहाँ पर जो वैल्यू बनेगी वो 375 बनने वाली है, ये 375। ये क्वेश्चन को ध्यान से देखना है, क्वेश्चन के अंदर क्या क्या चीजें अलग हैं, क्या क्या चीजें ऐसी हैं। यहाँ पर ये कॉमन लिया था, यहाँ पे 10 था, तो 10 की जो वैल्यू 5 होने वाली है, तो यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई करना है। क्वेश्चन को ध्यान से रखना है, आपको रिवाइज भी करना है, जब एग्जाम आप देंगे तो उसके अंदर आपको ये देखना है कि क्या इक्वेशन बनने वाली है, जल्दी में मिस्टेक नहीं करनी है। तो ये क्वेश्चन क्या बन जाएगी इक्वेशन, यहाँ पर बनेगी प्लस 100 प्लस 15x 100x 375, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इतनी ही वैल्यू आएगी। तो यहाँ पर सोल्व करना है, तो यहाँ पर सोल्व करेंगे तो यहाँ पर आएगा 4x प्लस 25 प्लस 15 कॉमन लेते तो x माइनस 15 आ जाएगा, यहाँ पर बचेगा 2 और 5 25। तो यहाँ से जो x की वैल्यू निकल के आएगी वो कितनी निकल के आएगी 25 किलोमीटर। ठीक है 25 किलोमीटर नहीं, इसमें तो क्या पूछा है, समय पूछा है। तो यहाँ पर जो दूसरी वैल्यू आएगी वो 4x प्लस 15 आएगी।
तो ध्यान रखना है x की वैल्यू 15/4 ये कभी भी नहीं लेनी है। तो ध्यान रखना हमें क्या लेट किया था, हमने लेट की थी वैल्यू कि स्मॉलर डायमीटर कितना, एक मिनट एक सेकंड, तो यहाँ पर बोला कि कितना टाइम लेगा, तो यहाँ पर जो टाइम लेने वाला है, टाइम जो होगा वो x की वैल्यू जो होगी वो 25 आएगी। तो 25 का मतलब है 25 आवर, 25 आवर, तो 25 आवर लगेंगे एक टैप को फिल करने में। तो दूसरे वाले को कितना टाइम लगेगा, स्मॉलर वाले को 25 आवर लगेंगे, तो स्मॉलर वाले को कितना लगेगा, लार्जर वाले को कितना लगेगा, 10 माइनस कर दें तो 15 आवर। तो ये दो वैल्यू, दो आंसर आपके क्वेश्चन में आने वाले। तो इस तरीके से क्वेश्चन को करिए। अगर टैप से रिलेटेड क्वेश्चन है या कोई टाइम एंड वर्क से रिलेटेड क्वेश्चन है तो हमेशा काम को एक मानिए और उसके बाद 1 आवर से रिलेटेड काम निकाली कि 1 घंटे में वो कितना काम कर सकता है और क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व कीजिए। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट चैप्टर की। तो यहाँ पर है चैप्टर नंबर 5। देखिए चैप्टर नंबर 5 है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ये मैंने इसकी वीडियो भी आपको पहले डाली हुई है, अगर आपको एक्सप्लेन तरीके से पढ़ना है तो उसमें जाके आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके फॉर्मूले के बारे में। तो एपी का मतलब होता है एक ऐसा सीक्वेंस जैसे 2 4 6 8 जिनका कॉमन डिफरेंस सेम होने वाला है, जिनका कॉमन डिफरेंस सेम होने वाला है। तो यहाँ पर ध्यान रखिए कॉमन डिफरेंस का मतलब होता है डी, तो डी का मतलब होता है a2 माइनस a1। अब सॉल्व करना है, किस तरीके से सॉल्व करना है, तो an का मतलब होता है a प्लस में n माइनस 1 डी। तो यहाँ पर जो a होती है an होता है, जनरल टर्म होती है। a का मतलब फर्स्ट टर्म, d का मतलब कॉमन डिफरेंस, n का मतलब नंबर ऑफ टर्म, और कॉमन डिफरेंस को निकालने के लिए क्या करना होगा, a2 माइनस a1 करना होगा। एक तो ये वाला फॉर्मूला, एक SN का फॉर्मूला है। SN का मतलब होता है इन सभी का सम। जैसे मैं इन सभी का सम पूछ लेता हूँ, ये तो छोटी सी सीक्वेंस है, अगर बड़े वाला सीक्वेंस होगा तो उसका सम निकालना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो उसके लिए क्या होता है फॉर्मूला, n/2 2a प्लस में n माइनस 1d। तो ध्यान रखिए ये वही सभी चीजें हैं। और करके फॉर्मूला भी होता है n/2 a प्लस में l। देखिए an को हम लास्ट टर्म भी बोलते हैं, ठीक है। और फॉर्मूला भी होता है, तो होता है n/2 a प्लस में, ठीक है। तो ये दोनों चीज सेम होने वाली है। तो इस तरीके से फॉर्मूले होने वाले हैं एपी के अंदर। तो ये वाले फॉर्मूले आपको आने चाहिए। अगर ये फॉर्मूले आते हैं तो आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। यहाँ पर जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो मिसिंग है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है वो कुछ इस टाइप से, और फाइंड करनी है नेक्स्ट थ्री टर्म। पहले तो इसको चेक करना है, चेक करना क्या है, एपी है। तो देखिए दिखने से तो ऐसा लग रहा है कि इनके कॉमन डिफरेंस जो आएंगे, आप डायरेक्टली ऐसे निकालते हैं कॉमन डिफरेंस डी। हमेशा देखिए एक सीक्वेंस का कॉमन डिफरेंस हमेशा सेम होता है। तो a2 माइनस a1 कर सकते हैं, या फिर a3 माइनस a2, पिछली वाली टर्म से आगे वाली टर्म को माइनस करेंगे तो वहां से कॉमन डिफरेंस सेम आएगा। अगर मैं इन दोनों का कॉमन डिफरेंस निकालता हूं, अगर ये दोनों सेम आते हैं तो इसका मतलब ये सीक्वेंस होने वाला है। तो यहाँ पर देखिए आप स्टूडेंट्स क्या करेंगे, डायरेक्ट माइनस कर देंगे, और ये डायरेक्ट माइनस होने वाले नहीं है। तो पहले सबसे पहले इनके फैक्टर करने हैं और उनको सॉल्व करना है। तो √6 इसको कैसे लिख सकते हैं, 4 into 6 लिख सकते हैं, और यहाँ पर लिख सकते हैं 9 into 6। तो यहाँ पर आएगा √6 और यहाँ पर आ जाएगा 2√6। हमेशा देखिए दो वैल्यू जो होती है फैक्टर और करेंगे तो 2 into 6, तो इस तरीके 3, तो इस तरीके से आ जाएगा। तो ये दो है, इनमें से एक सिंगल वैल्यू बाहर आ जाएगी। तो यहाँ पर भी आएगा √6। अब देखिए वैल्यू सिंपल बन चुकी है। अब डी निकालते हैं, सबसे पहले डी निकालते हैं। तो डी निकालने के लिए क्या करना होगा, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो वैल्यू आ जाएगी। वैसे ही √6 माइनस 2√6, तो यहाँ पर आ जाएगी √6। तो देखिए कॉमन डिफरेंस दोनों का सेम है, इसका मतलब ये एपी है। अब इसके बाद क्या करना है, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो ये तीन टर्म है, a4 निकालना। तो ध्यान रखिए a4 का मतलब होता है n माइनस मतलब 3d। यहाँ पर एक वैल्यू हम कम लिखते हैं, यही फॉर्मूला होता है ना, an इक्वल टू में a प्लस में n माइनस 1d। तो an a तो है हमारे पास, n की वैल्यू है 4, 4 माइनस है तो यहाँ 3d है, इस तरीके से है। तो यहाँ पर a की वैल्यू कितनी है, √6, और डिफरेंस भी हमारे पास √6 है, तो ऐड करेंगे तो आएगा 4√6। अब इसको कन्वर्ट भी कर सकते हैं आप, 4 को अंदर ले लीजिए तो ये डबल हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर 16 6, इस तरीके से √96 इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ इस तरीके से आप दो बाकी टर्म निकाल लेंगे, a5 और a6। अगर आप ये दोनों वैल्यू निकालते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या गिवन है, हाउ मेनी टर्म आर देयर इन एपी हुज फर्स्ट एंड फिफ्थ टर्म। देखिए पहली और पांचवी टर्म, तो पहली टर्म का मतलब था a की वैल्यू गिवन है -14, और पांचवी टर्म का मतलब था a फिफ्थ गिवन है 2, और लास्ट का मतलब है क्या करते हैं, l लिखते हैं या फिर an लिखते हैं 62। तो बोला हाउ मेनी टर्म एंड फाइंड आउट करना है। तो देखिए जब भी क्वेश्चन कोई भी आपको बोर्ड में मिलेगा तो आपको सिंपल सा क्या करना है, सबसे पहले क्वेश्चन को लिखना है कि उसमें क्या वैल्यू गिवन है। अगर आपको वो वैल्यू आप लिख लेते हैं और ये लिख पता कर पाते हैं कि जो फाइंड क्या करना है, अगर आप इजीली क्वेश्चन कर सकते हैं, एन फाइंड आउट करना है। तो एन का सबसे बड़ा फॉर्मूला हमारे पास एन इक्वल टू में ए प्लस में एन माइनस 1d, ये फॉर्मूला होता है। एन की वैल्यू 62 है यहाँ पर, और इसकी वैल्यू -14 है, प्लस एन की वैल्यू नहीं गिवन और ना ही डी की वैल्यू गिवन। अब एक और टर्म गिवन है a5, a5 का मतलब होता है a प्लस में 4d। तो यहाँ पर ये 2 है और a की वैल्यू -14 प्लस 4d, 14 को इस तरफ लेके जाएंगे
तो यहाँ से डी की वैल्यू आ जाएगी 4। अब डी की वैल्यू आपके पास आ चुकी है तो डी की वैल्यू यहाँ पे पुट कर सकते हैं। यहाँ पर आ जाएगा 62 प्लस 14 n माइनस 1 इंटू 4, तो यहाँ पर आएगा 76 n माइनस 1। अब ये डिवाइड में चला जाएगा 4, तो यहाँ पर बचेगा 1 और 9 n माइनस 1, तो 9 प्लस 1, तो यहाँ पर n की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 20। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन की वैल्यू फाइंड आउट, बहुत इजी चैप्टर है और इजी चैप्टर की वजह से आप इजीली सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोला है विच टर्म ऑफ एपी, ये सीक्वेंस गिवन है और नेगेटिव टर्म पता करेंगे। तो देखिए ध्यान रखिए, नेगेटिव टर्म का मतलब है जो ए की वैल्यू है वो पहली जो टर्म होने वाली है वो नेगेटिव होने वाली है, नेगेटिव होने वाली है मतलब जीरो से छोटी होने वाली है। तो सबसे पहले मैं ये लिखूंगा। अब क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है, ए गिवन है 65, डी में निकाल सकता हूँ 61 माइनस 65, ये होता है ना A2 माइनस A1, आपको लिख के आना है पूरा अच्छे से। तो यहाँ पर आएगा -4। अब नेगेटिव टर्म निकालते तो यहाँ पर लिखना an। अच्छा ये साइन कुछ नहीं करने वाला, सिर्फ जैसे जीरो आप यूज करते हैं ना इक्वल टू, वैसे सॉल्व करना है। तो यहाँ पर आएगा an का मतलब होता है a प्लस में n माइनस 1 डी 0, तो यहाँ पर आएगा 65 प्लस n माइनस 1 इक्वल टू -4। 65 को दूसरी तरफ लेके जाइए, ठीक है, तो n माइनस 1, तो यहाँ पर आ जाएगा -65 -4। अब 1 को भी दूसरी तरफ लेके जाते हैं तो 65 4 प्लस 1, तो n 69/4। अब इसको डिवाइड करना है। देखिए डिवाइड करेंगे आप तो कोई वैल्यू आएगी, तो ये घबराना मत कि कभी एपी की वैल्यू फ्रैक्शन में नहीं आती, या फिर देखिए जब भी क्वेश्चन में पूछा पहली टर्म कौन सी होगी, तो जैसे ही मैं इसको पॉइंट में निकालूंगा, तो यहाँ पर आएगा जैसे कि 1 7 पॉइंट समथिंग, ठीक है। जैसे अगर आप आपके पास समय नहीं है तो आप कोई भी वैल्यू लिख सकते हैं यहाँ पर कि जल्दी से जल्दी, मगर अगर समय है तो इसको पूरा कैलकुलेट कीजिए। तो यहाँ पर 725 कुछ ऐसा आने वाली वैल्यू, तो यहाँ पे पॉइंट में आ जाएगी। तो देखिए जब भी पॉइंट से बड़ी आ जाए तो इसका मतलब 18th टर्म ऐसी होगी, तो उसके जो बड़ी है, जैसे 17 है, 17 पॉइंट समथिंग है, तो उससे नेक्स्ट टर्म मतलब 18th टर्म लिखनी है। 18th टर्म ऐसी होगी जो फर्स्ट नेगेटिव टर्म होगा। आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं, a18 a प्लस में 17 डी, तो a की वैल्यू 65 है प्लस 17 इंटू -4, इस तरीके से लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आएगा 65 और यहाँ पर -68 आ जाएगी। तो यहाँ पर जैसे ही सॉल्व करने वाला हूँ तो यहाँ पर आएगी -3। आप a17 भी चेक कर सकते हैं, अगर आप चेक करना चाहते हैं कि यार a17 नेगेटिव होगी, बिल्कुल नहीं होगी। a17 इक्वल टू में a प्लस में 16 डी, तो 65 प्लस 16 इंटू में -4। तो ध्यान दीजिए, देखिए किस तरीके से, तो ये पॉजिटिव है अभी, तो इसका मतलब 18th टर्म होगी वो फर्स्ट नेगेटिव होगी, तो आपको सिर्फ बताना है कि कौन सी टर्म नेगेटिव होने वाली है। तो इस तरीके क्वेश्चन कर सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या गिवन है, बोला फाइंड द 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म। देखिए क्वेश्चन में लास्ट से पूछा कि 11वीं टर्म कौन सी होगी, तो मैं एक बात बताने वाला हूँ, आप दो तरीके से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। दोनों तरीके आप देखिए। सबसे पहले तरीका जो इजी, इसको जब लास्ट से पूछा तो हम क्या करते हैं, सीक्वेंस को उल्टा कर देते हैं। सीक्वेंस को ऐसे लिख सकते हैं ना। और डी का मतलब क्या होता है, डी का मतलब होता है पीछे वाली टर्म में से पहले वाली टर्म माइनस करें, तो 10 माइनस 7, इसका मतलब यहाँ पर जो वैल्यू आ जाएगी वो 3 आ जाएगी। डी की वैल्यू, ए की वैल्यू -62 है। अब पूछा 11 टर्म, तो जैसे सीधे निकालते हैं वैसे निकालना, तो ए प्लस में 10 डी, तो ए की वैल्यू कितनी आएगी -62 प्लस 10 इंटू में डी की वैल्यू कितनी है, डी की वैल्यू 3 है, तो यहाँ पर आएगा -62 प्लस 30, तो यहाँ पर आएगा -32। तो देखिए इस तरीके से इसका आंसर इतने में सॉल्व हो सकता है। मगर क्वेश्चन के अंदर हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, अगर सीक्वेंस वैसे ही रखें 10 7 4 -62, तो यहाँ क्या है, ए एन की वैल्यू गिवन है, तो सबसे पहले ए एन निकालते हैं, -62, ए की वैल्यू गिवन है 10 और डी की वैल्यू है 7 माइनस 10 -3, तो यहाँ पर सबसे पहले ए एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस में n माइनस 1 डी, तो यहाँ पर आएगा -62, ए की वैल्यू 10 है, तो यहाँ पर आएगा n माइनस 1 इक्वल टू में -3। तो सॉल्व करना है, तो यहाँ पर आ जाएगी वैल्यू 62 माइनस 10 n माइनस 1 -3, तो यहाँ पे आएगी -72 n माइनस 1, और इसको यहाँ पर माइनस, ये सॉल्व हो जाएगा। यहाँ से जो वैल्यू आएगी वो निकल के आएगी 24 n माइनस 1, तो यहाँ पर आएगी 25, n की वैल्यू आ गई 25। n की वैल्यू इसलिए फाइंड आउट की, सबसे पहले यहाँ पे जब इस क्वेश्चन के अंदर आपको ये फाइंड आउट करना है कि n टोटल कितना है 24। अब देखिए ध्यान दीजिए, जैसे एक 10 बच्चे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अगर मैं पूछूं आपसे कि जो फोर पीछे से फोर्थ पे कौन स्टूडेंट खड़ा हुआ, तो आप क्या करेंगे, 10 में से 6 माइनस कर देंगे और बता देंगे, 10 में से 4 माइनस कर देंगे और बता देंगे 6, मगर नहीं, देखिए फोर्थ पे कौन है, 1 2 3 4, 4 पे 7 है। तो ध्यान दीजिए, हमें क्या करना है, जब भी पीछे से टर्म पूछी जाए तो हमें क्या करना है, टोटल टर्म में से जो पूछी गई टर्म है लास्ट से +1 कर देना, तो यहाँ पर आएगा 25 माइनस 11 प्लस 1, तो यहाँ पर आ जाएगा 26 माइनस 11, तो इसका मतलब जो 15th टर्म होगी वो होगी पीछे से 11वीं टर्म। तो इस तरीके से निकालना। अब देखिए 15th टर्म निकालते हैं, 15 टर्म क्या हमारा आंसर सेम आने वाला है, देखते हैं। तो यहाँ पर आएगा A15, तो A15 का मतलब होता है A प्लस में
14d, तो a की वैल्यू है 10 प्लस 14 इंटू -3, तो यहाँ पर आएगा 10 माइनस 42। देखिए -32 ही आंसर आया। तो इस तरीके से भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगर ये 3 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाए तो इस तरीके से सॉल्व कीजिए, 1 मार्क में क्वेश्चन आ जाए तो उस तरीके से सॉल्व कीजिए। आंसर दोनों से सेम आने वाला है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करना है, इफ द पीथ टर्म, देखिए पीथ टर्म, तो पीथ टर्म q है और qth टर्म p है और ये प्रूव करना है। तो प्रूफ गिवन नहीं, शायद p प्लस q माइनस n, ये गिवन, ये है प्रूफ, ठीक है, ये प्रूफ है। nth टर्म निकालनी है, nth टर्म निकालनी है, nth टर्म फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले जो गिवन है उनको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर ap, ये pth टर्म का मतलब है p a, इसकी वैल्यू गिवन है ap, तो यहाँ पर आएगा a प्लस में p माइनस 1 d इक्वल टू में q। यहाँ से आप qth टर्म निकालते हैं तो यहाँ पर आएगा a प्लस में q माइनस 1 d इक्वल टू में p। तो यहाँ से सॉल्व करते हैं, एलिमिनेशन मेथड लगाते हैं। तो यहाँ पर d से d सॉल्व हो जाएगा, तो p माइनस 1 d माइनस q माइनस 1 d और q माइनस p। अब यहाँ d कॉमन ले लेते हैं, तो p माइनस 1 और माइनस है तो माइनस अंदर मल्टीप्लाई करना है, प्लस 1 d इक्वल टू में q माइनस p। तो यहाँ से 1 से 1 सॉल्व हो जाएगा और d की वैल्यू आ जाएगी p माइनस q, और यहाँ पर माइनस भी कॉमन है तो p माइनस q। तो ये सॉल्व हो गया, तो d की वैल्यू आ गई -1। अब d की वैल्यू -1 आ चुकी है तो यहाँ पुट करनी है। तो यहाँ पर आएगी a प्लस p माइनस 1 माइनस 1 q, ठीक है। तो यहाँ पर a माइनस p प्लस 1 इक्वल टू में q। तो यहाँ पर जो a की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी q प्लस p माइनस 1। तो इस तरीके से a की वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो a आपके पास आ चुका है, a आ चुका है। अब सॉल्व करते हैं आगे, हमें nth टर्म निकालनी है। तो क्वेश्चन के अंदर nth टर्म निकालते हैं। nth टर्म का मतलब होता है a प्लस में n माइनस 1 d। तो यहाँ पर a की वैल्यू है q प्लस p माइनस 1 और nth टर्म का मतलब n माइनस 1 और यहाँ पर आएगा -1। तो यहाँ आएगा q प्लस p माइनस 1 माइनस n प्लस 1। तो देखिए 1 से 1 कैंसिल हो गया, बाकी सब चीजें जो है बिल्कुल जो हमने प्रूव करना था वो आपके सामने आ चुकी है। तो इस तरीके से कोई भी प्रूव वाला क्वेश्चन है सबसे पहले उनको सॉल्व कीजिए, जो वैल्यू आपके पास गिवन और जो पूछी गई है उनको इस तरीके से सॉल्व करना। तो देखिए उम्मीद करता हूँ ये चीजें आपको समझ आ रही होंगी। अगर आपको समझ आ रही है तो चैनल को लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा फैलाना, क्योंकि ये क्वेश्चन सभी के सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। देखिए सभी कॉन्सेप्ट क्लियर कराए गए हैं, कौन-कौन से फॉर्मूले आप लगा सकते हैं, कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं, मुश्किल से मुश्किल क्वेश्चन है इसके अंदर और हर टाइप के क्वेश्चन है, हर तरीके से क्वेश्चन है। प्रूव वाला क्वेश्चन भी है, लास्ट टर्म वाला क्वेश्चन भी है, नेगेटिव टर्म वाला क्वेश्चन भी है। इसके अंदर 2 टर्म गिवन हो तो किस तरीके से निकालना है, तो आगे भी क्वेश्चंस गिवन है तो इस तरीके से क्वेश्चंस आएँगे। तो आप अगर ये क्वेश्चंस आप करके जाते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल अलग ही होगा और इसी में से सभी क्वेश्चंस बनने वाले हैं, उम्मीद करता हूँ। देखिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या गिवन है, जहाँ पर 2 एपी है जिनका कॉमन डिफरेंस सेम। तो इसका मतलब जैसे 2 एपी है, मैं एक एपी बना लेता हूँ, A1 A2, एक है A1 A2। यहाँ पर कॉमन डिफरेंस देखिए, इसका D और इसका स्मॉल d, ये दोनों इक्वल है। आगे क्वेश्चन है फर्स्ट टर्म, तो इसकी जो पहली टर्म है A1 की वैल्यू जो है वो -1 है और इसकी जो पहली टर्म है वो -8 है। बोला है फोर्थ टर्म का डिफरेंस, तो मतलब इस वाले की फोर्थ टर्म और इस वाले की फोर्थ टर्म का डिफरेंस निकालना। तो A4 को कैसे लिखेंगे, A1 प्लस में n माइनस, यहाँ पर n भी कैपिटल लिख लेते हैं फॉर्मूला लगाने के लिए, और यहाँ पर d माइनस A1 n माइनस 1 ठीक है। तो यहाँ पर a की वैल्यू -1, n की वैल्यू 4, तो 4 माइनस, तो यहाँ पर क्या 3 और d की वैल्यू दोनों की सेम है तो माइनस, हम एक स्मॉल d लिख लेते हैं दोनों तरफ। तो यहाँ पर जगह -8 प्लस 3 इंटू डी, यहाँ पर आएगा -1 प्लस 3d प्लस 8 माइनस 3d। तो ये d से d कैंसिल आउट हो जाए तो a की वैल्यू कितनी आएगी, क्या कह सकते हैं, इस डिफरेंस की जो वैल्यू आएगी वो 7 आएगी। तो इस तरीके से 1 मार्क में क्वेश्चन ये आ सकता है, तो इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को इस तरीके से लिखना है। तो देखना है कि भाई क्या ऐसे सीक्वेंस गिवन है, सिर्फ इसकी वैल्यू फाइंड आउट होनी है। जब भी d गिवन होगा तो उनके बीच का डिफरेंस ही आंसर होगा। तो देखिए नेक्स्ट में क्या है, द फर्स्ट फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 20th टर्म ऑफ एन एपी। देखिए एपी कुछ इस तरीके से गिवन है, एन गिवन है, तो एन का मतलब होता है 5 माइनस 2n, इस तरीके से गिवन है। देखिए एसएन भी गिवन हो सकता है इस तरीके से और एन भी गिवन हो सकता है। देखिए एन गिवन है तो सिर्फ डायरेक्ट वैल्यू रखनी है, एन की वैल्यू 1 रखनी है, तो यहाँ पर ए1 की डायरेक्ट वैल्यू आ जाएगी 1 है। तो यहाँ पर आएगा 5 माइनस 2 3। ए2 की वैल्यू भी डायरेक्ट आ सकती है 5 माइनस 2 इंटू 2, तो यहाँ पर आ जाएगा 5 माइनस 4, यहाँ पर 1। तो ए1 ए2 इस तरीके से आ चुके हैं आपके पास, ए1 ए2 आ चुके हैं तो डी निकाल सकते हैं 1 माइनस 3 माइनस 2। अब क्या पूछा है क्वेश्चन में, S20, तो S20 का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 2a प्लस में n माइनस 1d। तो ये फॉर्मूला होता है, तो यहाँ पर आएगा 20/2 2 इंटू में a की वैल्यू कितनी है 3 और यहाँ पर आएगा 19 इंटू में -2। इसको सॉल्व करना है तो आएगा 10, तो 10 6 माइनस 38, तो 6 10 6 में से 38 को माइनस, तो -320 इसका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन करना। अगर क्वेश्चन में एसएन गिवन हो तो ध्यान देना, एसएन का मतलब होता है, अगर सपोज करो यही वैल्यू गिवन है 5 माइनस 2 है, तो यहाँ पर एसएन का मतलब होता है S1 की वैल्यू है। तो S1 हमेशा याद रखना, जो S1 की वैल्यू होगी वो हमेशा A1 के इक्वल होगी।
और अगर S2 की जो वैल्यू होगी वो हमेशा A1 प्लस A2 के इक्वल होगी। तो यहाँ से S2 जो गिवन होगा, जो निकलने वाला है, और A1 है, उनको माइनस करना है A2 के लिए। तो S2 माइनस A1 सम। तो सम का मतलब होता है जैसे कोई भी सीक्वेंस गिवन है 2 4 6, तो सम का मतलब है अगर मैं तीन S3 की बात करूँ तो ये तीनों का सम है। तो A1 प्लस A2 प्लस A3 ये तीनों का सम है। तो यहाँ से अगर S3 की वैल्यू गिवन है और A1 A2 है, तो A3 यहाँ से निकाल सकते हैं। तो इसी तरीके से ध्यान रखना, अगर यहाँ पर सीक्वेंस Sn में गिवन है तो इस तरीके से करना, और An में गिवन है सीक्वेंस तो इस तरीके से करना है। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या गिवन है, हाउ मेनी थ्री डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7, हाउ मेनी थ्री डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 7। तो देखिए ध्यान दीजिए क्वेश्चन के अंदर यहाँ पर थ्री डिजिट जो नंबर है वो डिविजिबल बाय 7 है। तो देखिए क्वेश्चन में एक तो n पूछा है, और थ्री डिजिट नंबर की शुरुआत 100 से होती है और एंड यहाँ पर होती है, और डिविजल होने चाहिए 7। तो यहाँ क्या करना है, सबसे पहले डिवाइड करना है, तो डिवाइड करना है किससे, 7 से। 7 से जैसे मैंने इसको डिवाइड किया, यहाँ पर 7 28, और जो रिमाइंडर बचा, रिमाइंडर को 7 बनाना। तो 7 बनाने के लिए क्या करना, 5, तो 5 इसमें ऐड करते हैं। तो जो पहला सीक्वेंस की पहली वैल्यू, देखिए पहले जो नंबर है उसमें ऐड करना है। उसी प्रकार से अगर मैं लास्ट वैल्यू निकालता हूँ तो यहाँ पर आएगा 7 7 2 9, तो यहाँ पर आएगा 2 8 1 9, यहाँ पर 14, और यहाँ पर 5 है। तो ये 5 इसमें से माइनस करना है, 5 इसमें से माइनस करना है, तो 9 9 4, कुछ इस तरीके से क्वेश्चन आ जाएंगे। ठीक है, तो ये मेरे पास सीक्वेंस बन गया 105, और जो नेक्स्ट टर्म होगी वो 7 ऐड करके होगी। हमेशा देखना डिविजिबल वाले क्वेश्चन में जो डिविजिबल वैल्यू होगी वही डी होने वाली है, ये डी होगी। ठीक है, ये डी होगी, और ये लास्ट टर्म। तो एन आपके पास गिवन है 994, एन का फॉर्मूला होता है n माइनस वन डी, तो यहाँ पर होता है a प्लस में n माइनस वन डी। तो 105 प्लस n की वैल्यू नहीं गिवन, d की वैल्यू 7 है, तो यहाँ पर आएगा 994 माइनस 105 और 7 इसकी डिवाइड n माइनस वन। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर जो वैल्यू आ जाएगी वो आएगी 889 डिवाइड में 7 n माइनस वन, तो यहाँ पर आएगी 1 2 7 n माइनस वन, n की वैल्यू आ जाएगी 128। इस तरीके से हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। अगर ये 1 मार्क का क्वेश्चन आता है उसको भी सॉल्व कर सकते हैं डायरेक्ट। कैसे, देखिए जो लास्ट टर्म आएगी 994 माइनस 105 और डिवाइड करना है 7 से प्लस 1 करना है, ये डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करना है। क्या करना है, ए एन माइनस ए डिवाइड में डी प्लस वन, ये फॉर्मूला बनने वाला है। ए एन माइनस ए डिवाइड में डी प्लस वन। अगर आप ये डायरेक्ट फॉर्मूला लगाते हैं तो आप इसकी टर्म निकाल सकते हैं, डायरेक्ट एन निकाल सकते हैं। तो ये फॉर्मूला हो सकता है। ठीक है, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है फाइंड द सम ऑफ 10 मल्टीपल्स। पहले जो 10 मल्टीपल्स हैं, फर्स्ट 10 मल्टीपल्स उनका सम निकालना है। तो 10 मल्टीपल का मतलब है 10 टर्म होगी, तो n की वैल्यू 10 होगी। पहली टर्म कितनी है, 6 का मतलब 6 12, और इस तरीके से जा रही है। तो S10 निकालना है। तो S10 का मतलब होता है 10/2, फॉर्मूला आप लिख लेंगे एग्जाम में, 2 इंटू में a प्लस में 9 इंटू में यहाँ पर कितनी वैल्यू आएगी, 6 आ जाएगी। देखना डिफरेंस हो जाएगा, 12 माइनस 6 भी निकाल सकते हैं। यहाँ पर आएगा 6, यहाँ आएगा 5, 12 प्लस में 54, यहाँ पर आएगा 5 और यहाँ पर आएगा 66। तो यहाँ पर जो आंसर आ जाएगा वो 330 आ जाएगा। अब देखिए इजीली कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर क्वेश्चन में कभी भी 5 से किसी डिजिट को मल्टीप्लाई करना है तो क्या करना है, 2 से उसको डिवाइड कीजिए और 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये 10 बन जाएगा, और ये इसको डिवाइड हो जाएगा 33, और 10 से मल्टीप्लाई करना बहुत ईजी है, 330। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए अब क्वेश्चन के अंदर एक वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है। देखिए वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन भी आने हैं, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन ही मेन आने वाले हैं। अगर 4 मार्क्स में क्वेश्चन एपी वाला आना है, एपी के चैप्टर में आना है, तो वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन आना है। तो वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है, हिंदी वाले स्टूडेंट घबराइए मत, आपके लिए भी नीचे हिंदी गिवन मिलेगी। ठीक है, आपके लिए भी हिंदी है, इसको सॉल्व कीजिए। ठीक है, स्क्रीन पे आपके आ चुकी है। ठीक है, इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन क्या बोला है कि एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, एक लोकेशन पे है जहाँ पे लोग पोस्ट मैन पावर मिलती है। ठीक है, ये सभी पे है। तो यहाँ पर बोला है कि 16,000 सेट इन 6 ईयर, और यहाँ पर इतना है 9th ईयर। तो A6 की वैल्यू गिवन है 16,000 सिक्स ईयर में ये प्रोड्यूस करता है, और 9th ईयर में क्या प्रोड्यूस करता है, 22600। तो यहाँ पर A6 का मतलब होता है A प्लस में 5D इक्वल टू में 16,000, और यहाँ पर आएगा A प्लस में 8D, और यहाँ पर आएगा 22600। इनको सॉल्व करना एलिमिनेशन मेथड का यूज करके। तो यहाँ पर आएगा 3D माइनस, और यहाँ पर माइनस को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर बचेगा 6600 माइनस, तो माइनस से माइनस कैंसिल, डी की वैल्यू देगी 2200, डी की वैल्यू 2200 आ चुकी है। तो यहाँ पर पुट करनी है, तो A प्लस में 5 इंटू 22 0, तो A प्लस में 11,006। ठीक है, अभी मैंने 5 से मल्टीप्लाई करना है, तो A की वैल्यू देगी 5000। अब क्वेश्चन में 5000 आ गया, तो बोला इन विच ईयर द प्रोडक्शन इज, तो बोला कौन से ईयर में। तो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या गिवन है, AN गिवन है, AN गिवन है। तो AN की वैल्यू आप क्या करेंगे, AN गिवन है, AN आपके पास है, A आपके पास है, D आपके पास है, तो फॉर्मूला में क्या निकालना है, N निकालना है। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आप कर लेंगे। बोला 8th ईयर में कौन से, तो A 8 की वैल्यू निकालनी है। ठीक है,
यहाँ पर फाइंड द फर्स्ट 3 ईयर, तो फर्स्ट 3 ईयर की वैल्यू निकालनी है। ये वाला जो क्वेश्चन है ये आपके लिए बोला है डिफरेंस निकालना है 7th और 4th ईयर के प्रोडक्शन में। तो 7th ईयर की निकालनी है और 4th ईयर की भी निकालनी है और एक डिफरेंस निकाला। तो ये वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन आपके लिए, आप इन सभी तीनों पार्ट्स में जो आंसर है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। और ये वीडियो आज यहाँ पर 1 से लेके 5 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं हमारे, और ये 44th क्वेश्चन था। देखिए 44th क्वेश्चन हम कर चुके हैं और 44th क्वेश्चन से ही आने वाले हैं वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन, इसी तरीके से आने वाले हैं। अगर वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन और प्रैक्टिस करनी है तो इसकी वीडियो आप इस चैनल पे पहले से ही है, आप और क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हैं, मगर जो क्वेश्चंस होने वाले हैं वो इस तरीके से ही होने वाले हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें और नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करें। पहले एग्जाम से पहले सभी चैप्टर्स आपके लिए करा दिए जाएंगे और सभी चीजें और डेली वीडियोस, अब जो 3 डेज हैं आपके लिए एग्जाम के लिए, वो सभी के सभी आपके को मिलेंगे। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसमें सारे क्वेश्चन है, आप बैठ के कीजिए, इन क्वेश्चंस को जरूर करके जाइए, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। थैंक यू।